Yeah, thank you so much, Pankaj and Dean sir, for giving me this opportunity. Okay, so today we are talking about digital marketing and SEO. जो डिजिटल मार्केटिंग का जो हमारा अगर आप देखें जो डिजिटल मार्केटिंग का जो ट्रेंड है दैट्स ग्रोइंग रियली फास्ट। और जब से जो आपका कोविड की जितनी भी जो इश्यूज आए हैं, जो कोविड वाला जो भी चल रहा है, उसमें डिजिटल मार्केटिंग का जो ग्रोथ है वो काफी ग्रो कर रहा है। और गोइंग फॉरवर्ड एज वेल जो डिजिटल मार्केटिंग का जो स्कोप है वो इंक्रीज होना मतलब होता रहेगा। तो जितने भी अगर आप देखें बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं जो अराउंड कोविड बहुत सारे बिजनेसेस को लॉस हुआ, बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए। लेकिन किस टाइप के बिजनेसेस ने सर्वाइव किया? जो कि ना डिजिटली डिपेंडेंट थे, जिनके बिजनेसेस ना मतलब डिजिटली चलते थे। जैसे अगर आप जितने भी जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स देखें, दे मेड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ड्यूरिंग दिस टाइम। जितने भी आपके बिजनेसेस हैं जो ऑनलाइन है, दे विल गेट मोर मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट। और बहुत सारे बिजनेसेस जिन्होंने सफर किया, तो बहुत सारे बिजनेसेस अब ऑनलाइन और डिजिटली भी आएंगे। तो जो डिजिटल मार्केटिंग का जो आपका जो स्कोप है वो आपका भी इंक्रीज होता रहेगा विद टाइम। डिजिटल मार्केटिंग में इट्स अ ह्यूज पोटेंशियल। और जो डिजिटल मार्केटिंग के जो आपके पास एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग के एस्पेक्ट्स हैं। आई थिंक पंकज सर हैज शेयर्ड मोस्ट डिटेल्स अबाउट मी। सो आई एम वर्किंग इन SEO domain for more than 15 years. I have worked for big companies like Times Internet, which own Times of India, and other big websites like magicbricks.com, Ghana.com, MI Online, which is the company for Dainik Jagran, Merit Nation. It is an education website. Maybe some of you have heard about this, and it was funded by Naukri.com. And for more than last 2 years, I'm doing full-time blogging, and I have few blogs. One is blogspecial.com, which is running for more than 10 years. Hosting Monks, it's a blog around web hosting solutions. Makeblogging.com, I recently acquired it, and it's again one more blog around blogging topics. So with digital marketing, आपके पास जितनी भी ट्रांजेक्शन है, जो आपका बिजनेस है, जो भी आप ऑनलाइन करते हैं ऑफलाइन करते हैं, वो सारा आपका डिजिटल मार्केटिंग में। तो जो डिजिटल मार्केटिंग है उसमें हम अपनी जो सर्विसेज हैं या जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम मार्केट करते हैं थ्रू डिफरेंट मीडियम। जैसे कि हम वेबसाइट बना लेते हैं, हम ब्लॉग बना लेते हैं, हम कोई ऐप बना लेते हैं, या फिर हमारा कोई यूट्यूब चैनल होता है। कुछ लोग इंस्टाग्राम के थ्रू भी करते हैं, पिंटरेस्ट के थ्रू करते हैं। तो आपके ना डिफरेंट मीडियम्स हैं चीजों को मार्केट करने के। और प्रत्येक जितना मार्केट साइज बढ़ गया है, हर एक उसमें हर एक एस्पेक्ट में या हर चैनल पे ना आपके पास स्कोप है। मतलब बहुत सारे लोग हैं केवल जो ब्लॉग्स बहुत कुछ कर पा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि चैनल वेबसाइट के थ्रू कर पा रहे हैं। इवन जो अगर आप देखें बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं जो कि ना काफी अच्छा बिजनेस कर पा रहे हैं। तो जो आपके पास डिजिटल मार्केटिंग है उसकी ना दो ब्रॉड वेज है। एक तो आपके पास ऑनलाइन मीडियम्स है, एक ऑफलाइन मीडियम है। तो जो ऑनलाइन मीडियम है, फर्स्ट दैट्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसके बारे में हम बहुत सारी बात करने वाले हैं। सेकंड है सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग में क्या कि आप एड्स चलाते हैं। जो आपकी एड्स है, जैसे कि आप गूगल एड्स, तो गूगल एड्स चलाते हैं, उसके लिए ना एक प्लेटफॉर्म है दैट्स कॉल्ड गूगल एडवर्ड्स। तो गूगल एडवर्ड्स में क्या है कि आपको प्रत्येक क्लिक के लिए आपको पे करना है गूगल को। तो ये आपके पास एक इंस्टेंट वे आउट है ट्रैफिक लाने, क्योंकि ना उस केस में क्या कि आपको जस्ट पैसे देने हैं और आपकी साइट पे ट्रैफिक आ जाएगा। तो वो एक इंस्टेंट वे है, लेकिन उसमें आपको फिर पैसा मतलब ना आपको स्पेंड करना पड़ेगा। फिर आपको देखना है कि जो आप स्पेंड कर रहे हो क्या आप उतना उससे रिवेन्यू जनरेट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। थर्ड वन इज कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग में आपका क्या है कि जो भी आप कंटेंट के थ्रू काम करते हैं, जो आप अपना कंटेंट इस टाइप से लिखते हैं कि जो भी आपकी कंपनी के जो टारगेट्स हैं वो अचीव हो पाए। अगर उनका टारगेट है लीड्स लाना तो लीड्स के टारगेट अचीव हो पाए। अगर उनका टारगेट है सेल्स लाना तो सेल्स के टारगेट हो पाए। अगर वो एजुकेशनल वेबसाइट है तो एजुकेशन के अराउंड जितना भी हम कंटेंट लिख सकते हैं वो होता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग आई थिंक मोस्टली लोगों को पता है। जो आपके पास फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, जो भी आपके पास ये जो सोशल हैंडल्स हैं जो आप इन पे काम करते हैं, दैट कम्स अगेंस्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग। पेपर क्लिक एडवर्टाइजिंग, जो पंकज जी ने भी बताया कि जो पेपर क्लिक में क्या है कि आप ना आप प्रत्येक क्लिक का आप पे करते हो। वो गूगल एडवर्ड्स को भी पे कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ और प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहां पे आप एड्स स्पेंड कर सकते हैं, अपना एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। तो गूगल एडवर्ड्स एक प्लेटफॉर्म है फ्रॉम गूगल जहां पे आप पेपर क्लिक कर सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग चैनल में क्या होता है कि आप रिवेन्यू जनरेट करते हो सेल्स पे। जैसे जो भी सेल्स आपके लिंक के थ्रू होती हैं वो आपको कंट्रीब्यूट होते हैं। तो मान लो मेरे पास एक वेबसाइट है और वहां पे मैंने कुछ अमेजन के प्रोडक्ट्स के लिंक लगा दिए हैं जो कि मेरे खुद के, आप उसको एफिलिएट लिंक भी बोल सकते हो, आप उसको रेफरल लिंक भी बोल सकते हो। तो अगर कोई भी यूजर उस लिंक को क्लिक करके किसी प्रोडक्ट को खरीदेगा, आई गेट ए कमीशन। और जो कमीशन का जो परसेंटेज है वो वेरी करता है। मतलब ना अगर आप बोले Amazon.com पे जो कमीशन है दे वेरी फ्रॉम
4% to 12%. देन लास्ट इज ईमेल मार्केटिंग. ईमेल मार्केटिंग में क्या है कि हम ईमेल मार्केटिंग चैनल्स को यूज करते हैं, हम ईमेल ब्लास्ट करते हैं, हम न्यूज़लेटर सेंड करते हैं. तो ईमेल मार्केटिंग के लिए अगर हमें छोटे से ग्रुप के लिए करना, मान लो 50-100 लोगों के लिए करना है, तो हम मैनुअली भी कर सकते हैं. लेकिन जब हमें बहुत बड़े यूजर्स बेस को ईमेल सेंड करना होता है, मान लीजिए हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स हैं, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ता है. तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में, जैसे कि कन्वर्टकिट इज वन, ड्रिप इज वन. सो बहुत सारे हैं जो आप यूज कर सकते हैं. तो डिपेंडिंग अपॉन आपका जो भी बजट है, हर एक की ना प्राइसिंग डिफरेंट है, क्योंकि ना उनके हर एक की क्वालिटी का भी वो है. मतलब जैसे कि मेलचिम्प है, मेलचिम्प आप स्टार्ट कर सकते हैं फ्री में, क्योंकि वो अप टू 1000 यूजर्स आपको जैसे फ्री देता है. सो ईमेल मार्केटिंग में आप ईमेल सेंड करते हो अपने ऑडियंस को, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपने सर्विसेज के बारे में, उनको एजुकेट करते हो. और जब उनको एजुकेट करते हो और उसके बाद फिर जब उनको आप कुछ सेल करने की कोशिश करते हो, तो बहुत सारा प्लस कन्वर्जेंस भी आता है वहां से. और जो हमारे पास ऑफलाइन वाला मीडियम है, जैसे कि आपको देखते हैं, जैसे आपके पास जो आप टीवी एड चलाते हैं या फिर आप रेडियो कमर्शियल्स करते हैं, वो सारा आपके पास, या फिर आप न्यूज़पेपर्स में जो एड्स देखते हैं, वो सारा आपका ना ऑफलाइन मतलब मार्केटिंग है. ओके, तो आज अभी मैं जो हमारा जो मेन जो टॉपिक है उस पर आता हूँ. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, दैट्स कॉल्ड एसईओ. तो आपको जो एसईओ है, मतलब अगर आप देखें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अगर आप इसका नाम भी देखें ना, उससे क्लियर है कि हमें अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है. किसके लिए? सर्च इंजन के लिए. अगर आप सर्च इंजन देखें तो कौन कौन से मेजर सर्च इंजन है? गूगल सबसे मेजर सर्च इंजन. अगर आप उसका मार्केट शेयर देखें, वो एटलीस्ट 85 to 86% है. तो जितने भी हम बात करते हैं ना, कि अगर हम बोलते हैं कि हमें एसईओ करना है, तो किसके लिए करना? गूगल के लिए, क्योंकि जो मेजर मार्केट शेयर है वो गूगल के पास है. तो 86% एटलीस्ट गूगल के पास. उसके बाद अगर आप देखें बिंग, याहू, बेडू और बहुत सारे जो लोकल इंजन है उनके पास, मतलब 14% में सारे बाकी सब आ जाते हैं मैक्सिमम. तो जितने भी हम ऑप्टिमाइज करते हैं गूगल के लिए करते हैं. जब हम गूगल के लिए ऑप्टिमाइज करते हैं, हमारे जो मोस्टली जो पेजेस हैं वो बाकी सर्च इंजन के लिए भी ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज हो जाते हैं टू ग्रेट एक्सटेंट. और जो हमारे पास एसईओ है, उसमें हमारे पास जो हमने पहले बात की, जैसे हमारे पास ना एक एसईओ था, एक एससीएम था. एससीएम क्या था? आपके पास पेड ट्रैफिक था, जिसमें कि ना आप प्रत्येक क्लिक का कुछ अमाउंट पे करते हो. लेकिन जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, या जो एसईओ से जो आपके पास ट्रैफिक आता है, वो फ्री ट्रैफिक है. और सबसे खास बात क्या है कि जो आपके पास एसईओ से ट्रैफिक आता है ना, वो हाई क्वालिटी ट्रैफिक है. इवन आई वुड से, मतलब जो आपके पास पेड से ट्रैफिक आता है उससे भी बेटर होता है. तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपके पास बेस्ट ट्रैफिक है. बस आपको करना क्या है कि आपके पास ना आपको एसईओ सीखना पड़ेगा, मतलब कि एसईओ कैसे करते हैं. और जो एसईओ है, मतलब जैसे कि आप पेड के केस में क्या होता है कि आपके पास इंस्टेंट रिजल्ट आता है, क्योंकि ना वहां पे आपको पे करना है और आपके पास ट्रैफिक आएगा. लेकिन जो एसईओ है उसमें आपको ना थोड़ा सा टाइम लगता है. मतलब कि जो जब आप किसी वेबसाइट पे काम करना शुरू करते हो, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि मे बी 6 मंथ लग सकते हैं उस पर, मतलब अपने पास. तो 6 मंथ लग सकता है कि हमें अपने जो भी हमने एफर्ट किए हैं उसका रिजल्ट आने में. तो जो हम एसईओ करते हैं किसी भी वेबसाइट पे, तो हम एसईओ करते हैं जिससे कि हमारे पास जो भी टारगेट टर्म्स हैं उस पे हमारे पास ट्रैफिक आए गूगल से. मान लीजिए मेरी एक वेबसाइट है किसी भी सॉफ्टवेयर की, तो मान लीजिए मैंने कुछ सॉफ्टवेयर की वेबसाइट बनाई, तो जो सॉफ्टवेयर के अराउंड लोग क्वेरीज कर रहे हैं, तो उन क्वेरीज पे मेरा वेबसाइट या ब्लॉग है वो गूगल में रैंक करना चाहिए. और जब वो गूगल में रैंक करेगा तो मेरे पास वहां से ट्रैफिक आएगा. अब गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं ना, जैसे मान लीजिए मैंने जस्ट सर्च किया, मैंने सर्च किया स्टॉक मार्केट एनएससी. ये जो भी आप जो गूगल पे सर्च कर रहे हैं ना, इसको बोलते हैं कीवर्ड बोलते हैं, या फिर आप सर्च टर्म बोलते हैं. तो हमारा जो मोटिव होता है कि जो भी लोग सर्च कर रहे हैं अबाउट एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उस पे हमारा वेबसाइट रैंक करे. और हम उन सब टर्म्स के अराउंड ना कंटेंट लिखते हैं. तो जो भी हमारी साइट पे हम कंटेंट लिखते हैं उसमें उस पर्टिकुलर कीवर्ड के अराउंड, जैसे मान लीजिए मेरे पास, अगर आप देखें, मान लो बहुत सारी मूवीज आती रहती हैं. अगर हम, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कोई भी मूवी आती है उसको देखने से पहले वो सर्च करते हैं, जैसे कि ना मूवी का नाम और रिव्यू, जैसे कि बाहुबली मूवी रिव्यू या फिर बाहुबली मूवी रेटिंग. तो लोग क्या करते हैं, जो वेबसाइट ओनर्स हैं या फिर ब्लॉग ओनर्स हैं, वो उन कंटेंट, उन कीवर्ड्स के अराउंड कंटेंट बनाते हैं, जैसे कि बाहुबली मूवी रिव्यू के अराउंड में एक अपने, और उसके बाद फिर उसको ऑप्टिमाइज करूंगा फिर बाहुबली मूवी रिव्यू के लिए, जो कि टारगेट कीवर्ड है. उसके लिए जो टारगेट कीवर्ड है उसके लिए बाहुबली मूवी रिव्यू. तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा कंटेंट की जो लेंथ है ना, वो मतलब कि वो उसको थोड़ा सा मैं डिटेल रखूंगा. अगर वो कंटेंट की लेंथ कम होगी तो उस पर मैं रैंक नहीं कर पाऊंगा. तो आजकल जो गूगल पे ट्रेंड चल रहा है, शॉर्ट कंटेंट रैंक नहीं करते हैं. अगर आप बोलें 10 साल पहले शायद 400-500 वर्ड के कंटेंट भी गूगल पे रैंक करते थे, लेकिन जो आजकल जो ट्रेंड है ना, वो डिटेल कॉम्प्रिहेंसिवनेस का है. तो जो आपके कंटेंट है ना, वो डिटेल्ड होने चाहिए, उसमें एनफ डिटेल्स होनी चाहिए. वो जो भी आप टॉपिक कर रहे हैं उसके बारे में वेल रिसर्च होनी चाहिए. तो जो भी हम टॉपिक कवर कर रहे हैं उसका A to Z इन्फॉर्मेशन हमें देना चाहिए, जिसका मतलब इंट्रोडक्शन, जितने भी हमारे पास यूजर्स हैं जो भी इंटेंट से आ रहे हैं हमारे पेज पे फॉर दैट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, हम वो सारी इन्फॉर्मेशन उसको अपने वेबसाइट पे दे पाएं. अगर हम वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे तो फिर वो अल्टीमेटली हमारी साइट को एग्जिट करेंगे और फिर किसी और रिजल्ट पे जाएंगे. और अगर ऐसे रिजल्ट्स बार बार आते हैं, मतलब अगर आपका जो यूजर का एक्सपीरियंस है
वो अच्छा नहीं होता तो गूगल कहीं ना कहीं आपकी वेबसाइट को उस कीवर्ड के लिए डाउन भी कर देगा। तो गूगल के लिए और यूजर्स के लिए ऑप्टिमाइज करने के लिए हमें जितनी भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो अपने कंटेंट्स में देनी होती है। आपको ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो होता है मतलब कोई भी पेज बनाते हैं ना उस पे हम एक एसईओ टाइटल डालते हैं, एसईओ डिस्क्रिप्शन डालते हैं। मैं आपको ये सारी चीज ना थोड़ा सा आपको लाइव भी दिखाता हूँ क्या होता है, और एक पेज का मतलब एक सैंपल कंटेंट भी दिखाता हूँ। सो दिस इज माय ब्लॉग, दैट्स blogstation.com। तो यहाँ पे मैं आपको कोई भी कंटेंट खोल के दिखाता हूँ। दिस इज वन सैंपल कंटेंट, दिस इज अबाउट हाउ टू स्टार्ट ए ब्लॉग। तो ये कंटेंट किस मोटिव से लिखा गया, किस जो भी यूजर्स ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं, सेल्फ होस्टेड ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं और उससे कुछ रिवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं, उनके लिए ये कंटेंट लिखा गया है। तो अगर यूजर्स गूगल में सर्च करते हैं हाउ टू स्टार्ट ए ब्लॉग इन 2021, तो मेरा टारगेट है कि मैं उस पर रैंक कर पाऊंगा। मैं आपको जस्ट सैंपल के दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप सर्च करते हैं हाउ टू स्टार्ट ए ब्लॉग इन 2021, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ये ब्लॉग रैंक कर रहा है। तो इसी टाइप से हम अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं टारगेट कीवर्ड के। तो देखिए ये जो मेरा टारगेट कीवर्ड था हाउ टू स्टार्ट ए ब्लॉग इन 2021, उसको हमने उसके अराउंड हमने कंटेंट बनाया और उसमें हमने पूरी डिटेल्स डाली। अगर आप देखें ना, जैसे कि व्हाट इज ब्लॉगिंग, या फिर हमें व्हाई वी नीड ब्लॉगिंग, व्हाट इज ए ब्लॉग, तो वो पहले लिखा। मतलब क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनको पता ना कि ब्लॉगिंग क्या होती है या फिर ब्लॉग कैसे, क्या ब्लॉग क्यों बनाते हैं हम, तो वो सारी डिटेल डाली हमने। फिर ब्लॉग का सैंपल डाला उसमें, उसके बाद हमने पूरी डिटेल्स डाली उसमें कि जैसे कि आप कैसे ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि उस ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए आपको अपना जो ब्लॉग का जो टॉपिक है या कैटेगरी है, जो नीश है, वो डिसाइड करना होता है। फिर आपके उसके लिए आपको डोमेन रजिस्टर करना है, होस्टिंग लेनी है। फिर आपको अपने ब्लॉग का एक डिजाइन सेटअप करना है। उसमें फिर आपको ना हाईली क्वालिटी जो आपको कंटेंट लिखना है उसका एसईओ करना है उसमें। उसके बाद उस जो भी आप कंटेंट लिखे उसको प्रमोट करते हैं। प्रमोशन के बहुत सारे तरीके से कि आप फेसबुक पे शेयर करते हो, ट्विटर पे शेयर करते हो, आप उसके लिए यूट्यूब वीडियोस बनाते हो सब। और उसके बाद जब अपने ब्लॉग बना लिया उसके बाद क्या करें, और फिर जब आप ब्लॉग बनाते हैं कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और लास्ट में फिर कवर किया कि आप जो ब्लॉग बना रहे हैं उस पर आप कैसे रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक सैंपल कंटेंट है जस्ट टू शो केस की ना कंटेंट जो डिटेल्ड कंटेंट है वो कैसे लिखते हैं। तो ये अगर आप इस कंटेंट को अगर पूरा स्कैन करेंगे तो ये कम से कम 8 से 10 हजार वर्ड का है। तो जो हमने पहले बोला कि ना जो भी आपके पास टॉपिक पे लिख रहे हैं उसमें एनफ डिटेल्स होनी चाहिए। तो जो ये आपका टॉपिक है मैं आपको इसका दिखाते हैं। आपको जो टाइटल है इसको मैं व्यूज हूँ और यहाँ पे मैं फाइंड करता हूँ टाइटल टैग। अगर आप HTML टैग्स पे आपने काम किया है तो ये इसका टाइटल है। दिस इज कॉल्ड एसईओ टाइटल, हाउ टू स्टार्ट ए ब्लॉग इन 2021 एंड मेक $1000 पर मंथ स्टेप बाय स्टेप। सो ये आपका एसईओ टाइटल है और टाइटल है। और जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये व्यू सोर्स में। ये आपको व्यू सोर्स लेवल पे ही दिखेगी, आपको फ्रंट एंड में नहीं दिखेगी। तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन सर्च करता हूँ, ये आपका मेटा डिस्क्रिप्शन है। जो टाइटल है वो आपका जस्ट ब्रीफ होता है अबाउट जो भी, मतलब जो टाइटल है ना उसको देख के यूजर्स को पता लग जाना चाहिए कि वो पेज किस बारे में है। और जो आपका डिस्क्रिप्शन है वो आपकी ना एक समरी टाइप से उस कंटेंट की, तो ये आपका उस कंटेंट की डिस्क्रिप्शन है। और जो आपका एसईओ टाइटल है ना आपको ब्राउजर बार पे भी दिखता है। जब आप उस पर होवर करते हैं ना, जब मैंने आपको होवर किया हाउ टू स्टार्ट ए ब्लॉग इन 2021 एंड मेक $1000 पर मंथ, तो ये आपका एसईओ टाइटल है उसका। तो जो भी टॉपिक पे हम कंटेंट लिख रहे हैं वो टॉपिक हम अपने एसईओ टाइटल लेवल पे यूज करते हैं, और जब हम उसका मेटा डिस्क्रिप्शन या फिर समरी डाल रहे हैं उस लेवल पे भी हम लिखते हैं। तो ये था हमारे पास जो आपके पास एसईओ टाइटल है और एसईओ। और जो भी हम ये सब चीजें कर रहे हैं ना, जो भी हम सारी जितनी भी हम अभी बात कर रहे हैं वो सारी हम बात कर रहे हैं अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए गूगल के लिए, जिससे कि वो टारगेट टर्म्स पे गूगल पे रैंक करे। जैसे मैंने आपको दिखा कि मेरे इस ब्लॉग पोस्ट का टारगेट कीवर्ड था हाउ टू स्टार्ट ए ब्लॉग इन 2021, तो उसके लिए उसको रैंक करना। तो उस जो कीवर्ड है वो कीवर्ड के लिए मुझे रैंक करना है, तो मुझे उस कीवर्ड को यूज करना है फ्यू टाइम्स विद इन माय कंटेंट। तो हाउ टू स्टार्ट ए ब्लॉग इन 2021, तो ये मेरे पास टारगेट कीवर्ड था, उसको मैंने अपने एसईओ टाइटल पे भी यूज करूंगा, मेरा डिस्क्रिप्शन में भी यूज करूंगा। ओके, मूविंग बैक टू द प्रेजेंटेशन। तो ये हमारे पास सैंपल था कि जैसे आपके पास जो मेटा टाइटल क्या है, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है। तो जो आपके पास टाइटल है मतलब कि जो जैसे आपने दिखा मैंने कि जो आपके पास जो गूगल सर्च में भी आपको दिखता है मोस्टली केसेस में, जो आप एसईओ टाइटल डालते हैं, और उसके बाद जो आपका डिस्क्रिप्शन है वो गूगल सर्च में भी आता है। मतलब आई एम जस्ट गोइंग बैक टू द सर्च बार जस्ट टू शोकेस यू दैट थिंग अगेन। तो ये दिस इज जो आपके मोस्टली केसेस में जो आपको बस यहाँ शो हो रहा है ना, दैट्स कॉल्ड योर एसईओ टाइटल इन मोस्ट केसेस। और जो आप मेटा डिस्क्रिप्शन पे लेवल पे डालते हो वो उसकी डिटेल्स में आता है यहाँ पे। और ये जो ऊपर आपको दिख रहा है दैट्स कॉल्ड आपका जो यूआरएल है, जो कंटेंट का या ब्लॉग का या फिर आर्टिकल का जो भी आपका यूआरएल वो यहाँ पर आपको शो होता है। तो जैसे हमारे केस में ये मेरे पास जो मैंने उसमें टाइटल डाला था वो यहाँ पे आ गया, उसके बाद उसकी जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो आ गई, और यहाँ पे उस ब्लॉग का कंटेंट का यूआरएल आ गया। उसके बाद ये स्लाइड जैसे ये है कि जब हम कंटेंट पे काम करते हैं तो उसको कैसे डालते हैं। मतलब ये वर्डप्रेस का बैकएंड का एक स्क्रीनशॉट है।
तो जब हम कंटेंट में काम करते हैं तो एसईओ टाइटल कैसे डालते हैं, वो एक स्क्रीनशॉट है। जैसे कि टाइटल डालना है तो ये मैंने डाल के दिखा रखा है। परमालिंक मतलब कि जो आपका कंटेंट का यूआरएल, जैसे कि blogspassion.com/how to start a blog, उस ब्लॉग का जो यूआरएल है वो क्या होगा, तो उसको भी हम ऑप्टिमाइज करते हैं फॉर अवर टारगेट कीवर्ड। जैसे मेरे लिए हाउ टू स्टार्ट ए ब्लॉग, दैट्स द अल्टीमेट कीवर्ड। तो हाउ टू स्टार्ट ए ब्लॉग मैंने यूआरएल लेवल पे भी रखा है, टाइटल लेवल पे रखा है, डिस्क्रिप्शन लेवल पे भी रखा है। तो यहाँ पे जो ये आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं कि यहाँ पे ना, अगर आप प्लगइन्स के बारे में जानते हैं तो गूगल वर्डप्रेस में बहुत सारे प्लगइन्स हैं एसईओ के अराउंड। एक प्लगइन है दैट्स कॉल्ड रैंक मैथ जो काफी पॉपुलर है, और दूसरा जो प्लगइन है दैट्स कॉल्ड योस्ट। तो अगर हम वर्डप्रेस ब्लॉग्स को ऑप्टिमाइज करना है फॉर गूगल या फॉर एसईओ, तो उसके लिए इनमें से कोई भी आप प्लगइन यूज कर सकते हैं। रैंक मैथ, जब भी आप अपनी ब्लॉग पे या वेबसाइट पे कभी भी फ्यूचर में काम करें और उसको ऑप्टिमाइज करना है फॉर गूगल, तो आप इनमें से कोई भी एक प्लगइन यूज कर सकते हैं, रैंक मैथ और एसईओ योस्ट। तो ये एक बैकएंड का स्क्रीनशॉट है जहां पे मैंने आपको जस्ट दिखा रखा है कि कैसे आप ना टाइटल और डिस्क्रिप्शन बनाते हो। और यहाँ पे अगर आप देखें ना इस स्क्रीन को, तो जो टाइटल की जो एवरेज जो मैक्सिमम जो लिमिट है दैट्स कॉल्ड 60 कैरेक्टर्स, मतलब 60 कैरेक्टर्स तक आपका जो टाइटल है वो गूगल में दिखता है। उसके बाद वो ट्रंकेट हो जाता है। तो जनरली हम क्या करते हैं, जो भी हमारा टाइटल है ना उसको हम विद इन 60 कैरेक्टर्स रखने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो परमालिंक है वो भी ना थोड़ा सा हम उसको थोड़ा सा शॉर्ट रखते हैं, लेकिन ऐसा रखते हैं जो कि ना यूजर्स को याद भी रहे। जैसे कि हाउ टू स्टार्ट ए ब्लॉग, जस्ट अगर आप देखें इसमें सारे मोस्टली वर्ड्स हैं, जस्ट उसमें बीच में डैश लगे हुए हैं। जो मेटा डिस्क्रिप्शन है उसकी लेंथ जिसकी मैक्सिमम लिमिट है दैट्स कॉल्ड 160 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेसेस। तो जो हम अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ रखते हैं वो भी विद इन 160 कैरेक्टर्स रखते हैं। तो ये सारी ना गाइडलाइंस है कि आपका जो एसईओ टाइटल है क्या कैसे होना चाहिए, उसमें मतलब कि उसकी कैरेक्टर लिमिट कितनी होनी चाहिए, और अगर आपको उसको ऑप्टिमाइज करना तो आपको टारगेट कीवर्ड उसको उसमें यूज करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है हेडिंग टैग ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप जो भी आप कंटेंट लिखते हैं उसको हम ना स्ट्रक्चर करते हैं हेडिंग टैग्स के फॉर्मेट, जैसे कि H1। जैसे आप कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट पे जब आप काम करते हैं ना, आप क्या करते हो कि उस डॉक्यूमेंट में एक मेन हेडिंग होती है, उसको हम बोलते हैं H1 हेडिंग। और उसके बाद अपने जितने भी उसमें जो सब हेडिंग्स हैं, मान लो अगर आपको 5 चीजें कवर करनी तो आप क्या करोगे ना, उसमें 5 सब हेडिंग बनाओगे, उसको बोलते हैं फिर हम H2। और जो आपकी सब हेडिंग है उनके अंदर अगर आपको कुछ और डिटेल डालनी हो उसके लिए हम यूज करते हैं फिर H3। तो ये आपकी हेडलाइंस है ना जो H1 टू H6 तक वेरी करती हैं, और H1 सबसे हाईएस्ट इंपॉर्टेंट है और H6 द बिंग लोएस्ट इंपॉर्टेंट। तो H1 टू H6 हमारी इनकी हिरार्की चलती है, H1, H2, H3, H4, H5, H6। किसी भी पेज पे हम एक H1 यूज करते हैं, क्योंकि ना किसी भी कंटेंट, किसी भी आर्टिकल या किसी भी डॉक्यूमेंट का एक ही हेडलाइन हो सकती है, एक ही हो सकता है सब्जेक्ट, उसके मल्टीपल सब्जेक्ट नहीं हो सकते। तो सर H1 हेडिंग टाइटल होता है सर ब्लॉग का, आर्टिकल का। एसईओ टाइटल डिफरेंट होता है, जो आपका बहुत बार जो आप हेडलाइन यूज करते हैं ना वो, और आपका जो एसईओ टाइटल डिफरेंट हो सकता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हेडलाइन कौन सा होता है। तो ये अभी हम इनके बारे में बात करेंगे। तो ये सब चीजें हम आपको प्रेजेंटेशन लेवल पे भी हैं और हमारे पास हम लाइव भी देखें। जैसे अगर आप ये देखें, ये सब है ना, मैं आपको दिखाता हूँ ये सब भी। तो जो आपकी हेडलाइंस है वो H1 टू H6 वेरी करती हैं, और जो जनरली जो H1 का जो साइज है ना बड़ा होता है और फिर H2 का छोटा होता है। तो ये कुछ कुछ चीजों को हमने, मतलब सारे टैग्स को हमने यूज नहीं किया, लेकिन कुछ कुछ टैग्स को हमने अपने कंटेंट में यूज किया होगा। अगर आप देखें ना, ये कंटेंट है, ये जो हमने लिखा ऊपर, हाउ टू स्टार्ट ए ब्लॉग इन 2021 एंड अर्न दैट मच ऑफ मनी एवरी मंथ, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो ये जो कंटेंट है ना, ये जो आपका ये हेडलाइन है, ये H1 है इस पेज का। अगर आप चाहें तो इसको ना व्यू सोर्स कर सकते हैं, या फिर एक इंस्पेक्ट एलिमेंट का भी फीचर होता है, वहां से भी देख सकते हैं कि ये कंटेंट जो आपने ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना वो H1 में लिखा हुआ है। ये देखिए, ये जो आपके पास ये है ना, ये H1 में लिखा हुआ है। आप ये चाहें तो इसको व्यू सोर्स में ही देख सकते हो। आपको व्यू सोर्स में ही दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है इन केस ऑफ मैक इट्स कंट्रोल F विच यूज टू वर्क। सो अगर आप देखें इसका ये H1 है, तो और हमारे पास ना एक पेज पे ना आइडियली एक H1 होना चाहिए। अगर आपके पास एक पेज पे एक से ज्यादा H1 है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ऑप्टिमल है, तो आपको ना वो फिक्स करना पड़ेगा। तो प्रत्येक पेज एक H1 होना चाहिए। H2, H3 मल्टीपल हो सकते हैं, क्योंकि ना सब हेडिंग्स मल्टीपल हो सकती है, लेकिन जो मेन हेडलाइन है वो एक ही होगी। तो यहाँ पे हमारे पास इस कंटेंट में ये H1 है। इसको एक बार क्लोज कर देता हूँ। ओके, उसके बाद देखिए ये व्हाट इज ब्लॉगिंग, ये हमारा फर्स्ट H2 है। यहाँ पे ये हमारे पास फर्स्ट H2 है। अगर आप यहाँ पे इंस्पेक्ट करके भी देख सकते हैं, ये आपका ये H2 टैग के अंदर है, ये आपका H2 टैग के अंदर है। उसके बाद जैसे कि हाउ टू स्टार्ट ए ब्लॉग इन 2021 एंड ये भी आपका अगेंस्ट H2 में है। और अगर आप देखें ना, ये H2 है और उसके अगेंस्ट हमने फिर क्या किया ना, सब हेडिंग्स बना दी है सारी हम, क्योंकि ना उस H2 में कुछ और चीजें कवर करने वाले हैं, तो उन सब चीजों को हमने फिर H3 में रखा है। जैसे ये है आपका जो फर्स्ट स्टेप है, आप इसका व्यू सोर्स करके देख सकते हैं। ये देखिए आपका H3 में है, तो आप यहाँ व्यू सोर्स करके भी यहाँ से ना, अगर आप यहाँ पे फाइंड करेंगे, अगर आप H2 अगर सर्च करते हैं तो आपको यहाँ से सारे, आपको जितने भी आपके पेज पे ना H2 है वो सारे दिखेंगे। हमारे पास इस पेज पे फर्स्ट H2 ये था,
और सेकंड H2 ये वाला है। व्हाट इज ब्लॉगिंग फर्स्ट H2, सेकंड H2 वाज दिस वन। और इस टाइप से आप H3 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। 18 H3 हमने यूज किए। तो ये बैक एंड वाला पार्ट था, मैं आपको फ्रंट एंड भी दिखाता हूं इसमें कैसे, जैसे हमारे पास था वो जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। तो ये आपके पास H1 H2 H3 का ना जैसे जैसे आपका कंटेंट का स्ट्रक्चर है ना, हमें उस वैसे यूज करना चाहिए। तो मेन जो हमारे पास हेडलाइन है वो H1 रहेगी, उसके अगेंस्ट जो हमारी सब हेडलाइंस हैं, अगर आप देखें इसमें मेन हेडलाइन ये वाली हो गई, उसके बाद व्हाट इज ब्लॉगिंग उसकी फर्स्ट सब हेडलाइन है, उसके बाद जो नेक्स्ट सब हेडलाइन है वो कौन सी है, दिस वन, हाउ टू स्टार्ट ए ब्लॉग। और उस सब हेडलाइन के अगेंस्ट हमारे पास और डिटेल्स हैं जो ये हमने स्टेप्स डाले हैं, और इन सबको फिर हमने H3 में डाला। तो इस टाइप से जो भी आपका कंटेंट का स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से हमें इन हेडलाइंस को रखना चाहिए। ये जस्ट आपको ये जो स्क्रीनशॉट दिख रहा है ये हमारे पास ना एक टेबल ऑफ कंटेंट बोलते हैं। जैसे कि आप जब आप वर्ड पे काम करते हो वहां पे एक टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं, सेम टेबल ऑफ कंटेंट हमने अपने ब्लॉग पे ही बना रखा है। तो मैं आपको एक जस्ट सैंपल दिखाता हूँ, जस्ट आपको शोकेस करने के लिए कैसे दिखता है एक्चुअल में। टेबल ऑफ कंटेंट से ना आपका जो कंटेंट है वो ऑप्टिमाइज होता है यूजर्स के लिए और गूगल सर्च इंजन के लिए। मैं कोई भी एक सैंपल कंटेंट को देता हूँ, जैसे मैंने एक सैंपल कंटेंट खोल दिया, दिस इज अबाउट ब्रांडिंग। तो ये देखिए ये हमारे पास ना टेबल ऑफ कंटेंट है इसका। यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली टेबल ऑफ कंटेंट उस केस में भी हेल्पफुल है जहाँ पे आपके पास डिटेल्ड कंटेंट है। जैसे कि मान लो अगर आपके पास ना 2-3 हजार वर्ड का कंटेंट है तो बहुत सारे लोग उस पूरे कंटेंट को नहीं रीड करेंगे, वो क्या करते हैं स्कैन करते हैं। उनको जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन लगती है, फिर उनको जो रेलिवेंट सेक्शन को पढ़ना होता है ना वो उस सेक्शन को स्कैन करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी को ना लेसन 1 पढ़ना है तो वो डायरेक्टली लेसन 1 पे चला जाएगा, अगर किसी को लेसन 2 पढ़ना है तो लेसन 2 पे चला जाएगा, अगर किसी को उसका जस्ट फाइनल थॉट्स देखना है तो फाइनल थॉट्स सेक्शन पे चला जाएगा। तो जो कंटेंट के अंदर ना स्विचिंग बड़ा इजी होता है अगर आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट है, और उससे जो आपका कंटेंट है ना वो स्ट्रक्चर भी होता है। मतलब कि जो यूजर्स है वो टीओसी से मतलब ना देख सकता है कि उस कंटेंट के अंदर क्या क्या है। नहीं तो अगर मान लीजिए टीओसी नहीं है तो यूजर्स को ना पूरा कंटेंट स्कैन करना पड़ेगा, दैट विल टेक सम टाइम। लेकिन अगर आपके पास टीओसी बना रखे आपने तो उस केस में उसके लिए इजी है कि कौन कौन से डिटेल्स वहां पे उसको मिलेंगी, और जो उसको इंटरेस्टिंग लगता है वो इन लिंक्स पे क्लिक करके वो जा सकता है। तो इस टाइप से आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स मिलते हैं। और जो हम टेबल ऑफ कंटेंट्स का जो हमने ये विजिट डाला हुआ है उसका हमें दोनों बेनिफिट्स है। ये यूजर्स को हेल्प करता है, मतलब हमारी साइट को इन ए गुड वे, मतलब कि इन ए बेटर वे स्कैन करने में। सेकंड, ये अगर हमारे पास टीओसी है तो वो उस केस में हमें गूगल रैंकिंग्स में भी हेल्प मिलती है। ओके, मूविंग बैक टू द स्लाइड्स। तो ये हम बात कर रहे थे हेडिंग टैग्स के बारे में और कैसे उनको मतलब हमें डालते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट बात करते हैं वो है इंटरनल लिंकिंग। शायद बहुत सारे लोगों को पता होगा इंटरनल लिंकिंग। जो हम इंटरलिंकिंग क्या होती है, जो हम अपनी साइट के अंदर ही लिंक डालते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे साइट पे जो भी कंटेंट डाले हुए हैं जहां पे मैं रेलिवेंट कंटेंट्स को लिंक करता हूं, जो विद इन साइट लिंकिंग होती है उसको बोलते हैं हम इंटरनल लिंकिंग, और जहां पे हम दूसरी साइट्स को लिंक करते हैं उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल लिंकिंग। तो जो इंटरनल लिंकिंग है वो उसके हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो हमें उस केस में गूगल में हेल्प मिलती है फॉर बेटर रैंकिंग। सेकंड, हम जब इंटरनल लिंकिंग करते हैं हम यूजर्स को हेल्प करते हैं इन नेविगेटिंग अदर इंफॉर्मेशनल और अदर रेलिवेंट कंटेंट्स ऑन आवर ब्लॉग। तो वो हमें दोनों केसेस में हेल्प करता है। तो इंटरनल लिंकिंग का मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ। जैसे मैंने ये कंटेंट ही खोला हुआ है, ये देखिए दैट्स कॉल्ड स्काईस्क्रेपर टेक्निक। तो ये हमारा इंटरनल कंटेंट, क्योंकि ना इसको हम ये इंटरनल लिंक का एक एग्जांपल कह सकते हैं। तो इसको मैं क्लिक करूंगा तो यूजर विल गो टू अनदर कंटेंट ऑन माय ब्लॉग व्हिच इज अबाउट स्काईस्क्रेपर टेक्निक। कुछ और देख लेते हैं। दिस इज वन मोर इंटरनल लिंक दैट्स अराउंड पेड कीवर्ड रिसर्च टूल्स। तो ये सारे इंटरनल लिंक्स हैं जहां पे ना हमने कुछ रेलिवेंट आर्टिकल्स लिखे हुए हैं अराउंड द टॉपिक्स व्हिच आर बीइंग कवर्ड हियर एज वेल। तो हर एक टॉपिक को हम एक कंटेंट में नहीं डाल सकते। अगर हमने उस टॉपिक के बारे में पहले ही लिखा हुआ है उस केस में हमें उसको लिंक कर देना चाहिए फ्रॉम आवर एग्जिस्टिंग कंटेंट। जैसे अगर आप देखें जो ये कंटेंट है, ये देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, कोरा के अराउंड जो एक आर्टिकल, एक वीडियो, बेसिकली कोरा पे मैंने एक वीडियो बनाया था काफी टाइम पहले, तो विच यू कैन सी ऑन माय यूट्यूब चैनल एज वेल। तो वहां पे हमने ये आपका दिस इज एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल लिंक्स। जस्ट होल्ड ऑन, आई एम हाय गाइस, दिस इज अनिल फ्रॉम। ओके, दिस इज एग्जांपल ऑफ आपका एक्सटर्नल लिंक। तो आपके पास जो लिंकिंग होती है वो इंटरनल लिंक्स होती है। इंटरनल लिंकिंग बोले तो आपके इंटरनल पेजेस को लिंक करना, एक्सटर्नल किसी भी अलग वेबसाइट को जो कि सेम वेबसाइट, जैसे ब्लॉगिस पैशन के अलावा अगर मैं किसी कंटेंट को या किसी को लिंक करूंगा दैट कॉल्ड एक्सटर्नल लिंक। तो ये आप जो कोरा वाला था दैट्स मतलब कि हमारे पास ये एक्सटर्नल लिंक था। दिस इज वन मोर एक्सटर्नल लिंक विच इज लिंकिंग टू techlinko.com वेबसाइट। तो ये आपके पास एक्सटर्नल लिंक के पार्ट थे। और जो इंटरनल लिंक का मैंने आपको दिखा दिया कि इंटरनल लिंकिंग जो आपके पास रेलिवेंट कंटेंट है जो आपने लिखे, से मानो मैंने एक ड्वेल टाइम पे कंटेंट लिखा तो उसका यहाँ पे मतलब डिस्कस हुआ है, उसके बारे में थोड़ी सी ना उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आई। तो किसी यूजर को अगर जानना है कि ड्वेल टाइम होता क्या है
तो उसकी हेल्प करने के लिए मैंने क्या किया, उस कंटेंट को लिंक कर दिया, ताकि अगर उसको जानना हो कि ड्वेल टाइम होता क्या तो दे कैन नो फ्रॉम दैट पेज। तो अगर मैं उसको नहीं, अगर मैं यहाँ पे इंटरलिंक नहीं डालता तो उसको पता ही नहीं होता ड्वेल टाइम क्या था, तो फिर क्या करता, या तो उसी को स्किप करता या फिर वो ड्वेल टाइम को ढूंढने के लिए गूगल पे जाता। तो फिर मैंने क्या किया कि इस केस में मैंने जब इंटरलिंक डाला, मैं उसकी हेल्प कर दी एक्चुअली, कि अगर आपको ड्वेल टाइम जानना है तो यू कैन लिंक क्लिक टू दिस पेज एंड फ्रॉम देयर he can see all details about what is dwell time and why we need it। तो ये आपके पास इंटरलिंकिंग का एग्जांपल था। ओके, नेक्स्ट जो आपके पास है इमेज ऑप्टिमाइजिंग। ये सारी जितनी भी हम बातें कर रही हैं वो हम अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं फॉर गूगल, फॉर सर्च इंजन। तो इस केस में जब हम इमेज ऑप्टिमाइजिंग की बात करते हैं तो हमारे पास जो इमेज है ना उसका साइज, मतलब कि आई एम टॉकिंग अबाउट द केबी, मतलब कि जो हमारी इमेज का जो साइज है वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, वो मतलब बहुत एमबी में ना हो जाए। अगर वो एमबी में होगा तो वो वेबसाइट की स्पीड को स्लो कर देगा। तो जितनी भी आपकी इमेज का जो साइज है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि उसकी क्वालिटी को बिल्कुल खराब कर दो, वो मतलब जो आपकी इमेज की क्वालिटी है वो मतलब देखने में ठीक लगनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे टूल्स आते हैं, बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं जिसकी हेल्प से आप अपनी इमेज का जो साइज है वो छोटा कर सकते हैं। अगर आप गूगल में सर्च करते हैं रिसाइज इमेज तो आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे जिसकी हेल्प से आप अपने का जो साइज है वो चेंज कर सकते हैं। आप उसकी मतलब हाइट विड्थ भी चेंज कर सकते हैं, और जब आप उसका, और बहुत सारे जो टूल्स हैं उससे आपका जो साइज है मतलब इन टर्म्स ऑफ केबी, मतलब कि अगर पहले मेरा कोई इमेज का साइज 200 केबी था लेकिन उसको मैं ऑप्टिमाइज करके 30-40 केबी में भी ला सकता हूँ। तो रिसाइज योर साइज, रिसाइज योर इमेज, दैट पार्ट की मतलब हमें जो हमारे पास जितनी भी इमेज है वो हैवी नहीं होने चाहिए, उनका जो साइज है छोटा होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ केबी, वो कम साइज की होनी चाहिए। और उस इमेज का जो साइज है मतलब दैट्स कॉल्ड, जो उसकी डायमेंशन है, जो उसकी हाइट और विड्थ है वो भी हम उतना ही डालें जितना हमें पेज में दिखानी है। मान लो अगर मुझे अपने पेज में 500 विड्थ और 500 हाइट ही चाहिए तो उस केस में 1000 हाइट और 1000 विड्थ की इमेज अपलोड करके कोई फायदा नहीं है। तो जितना साइज मुझे अपने एक्चुअल कंटेंट में दिखाना है उतना ही साइज मैं अपने वर्डप्रेस पे या फिर अपने ब्लॉग पे या अपनी वेबसाइट पे जहां पे मुझे उसको होस्ट करना है वहां अपलोड करूं। तो जितना साइज हमें चाहिए उतना ही हम अपलोड करें। ऑप्टिमाइजिंग फाइल इमेज फाइल नेम्स। जो ऑप्टिमाइजिंग इमेज फाइल नेम का क्या मतलब है कि हम जो भी इमेज अपलोड करते हैं ना उसका एक प्रॉपर नेम हो। मान लीजिए मेरे पास अगर एक इमेज है दैट्स अबाउट नोकिया मोबाइल फोन, तो इन प्लेस ऑफ सेइंग इट 1.jpg और 2.jpg और abcd.jpg I can just name it as Nokia mobile phone.jpg और png whatever। तो जब मैं अपने इमेज का नाम प्रॉपर यूज कर रहा हूँ जैसे कि Nokia mobile phone.jpg, तो उस केस में मैं दोनों की हेल्प कर रहा हूँ, मैं यूजर्स की भी हेल्प कर रहा हूँ कि जब वो उस इमेज को खोल रहा है तो उसको क्या मिलेगा। अगर मैंने अपनी इमेज का नाम जैसे रखा ना जैसे 1.jpg, तो 1.jpg से कुछ भी क्लियर नहीं कि वो इमेज किसके बारे में। तो जो गूगल है या बहुत सारी सर्च इंजन है वो ना अभी भी इमेज का कंटेंट नहीं रीड कर सकते। तो उनको कंटेंट, उनको हमारी इमेज के बारे में और इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी इमेज का जो नाम है ना वो जिस टाइप का उसमें कंटेंट है उस टाइप का नाम रखते हैं ताकि उसको समझ में आए कि ये जो हमारी इमेज है वो किसके बारे में। इसलिए हम कहते हैं इमेज को हमें ऑप्टिमाइज करना चाहिए, जो हमारा इमेज का जो नाम है वो प्रॉपर होना चाहिए, वो ऑप्टिमाइज होना चाहिए। और ऑप्टिमाइज कब होगा, जो भी उसमें कंटेंट है उसके हिसाब से उसका इमेज का नाम होना चाहिए। उसके बाद यूज ऑल टैग्स, ये एक जस्ट एक एचटीएमएल टैग है जो कि इमेज वाले टैग का पार्ट है। ऑल टैग मतलब कि हमें जो इमेज है उसके बारे में डिटेल्स डाल सकते हैं कि जो हमारी इमेज किसके बारे में, उसके बारे में और डिटेल्स। ये सारी चीजें मैं आपको अभी लाइव भी दिखाऊंगा अपनी साइट पे। तो इमेज ऑप्टिमाइज ये सब की जाती है, मतलब वन हमें इमेज का जो साइज है वो उसको ऑप्टिमाइज रखना चाहिए इन टर्म्स ऑफ केबीज, और जो हाइट विड्थ है डायमेंशंस है वो भी हमें मतलब बहुत बड़ी हाइट और विड्थ उसके जो हमें जितना साइज हमें यूज करना है उतना साइज हम अपलोड करें। ऑप्टिमाइजिंग इमेज फाइल नेम, जो हमारी इमेज की जो फाइल के नेम है वो भी प्रॉपर होने चाहिए, वो जस्ट ऐसे रैंडम नहीं होने चाहिए 1.jpg xyz.jpg और व्हाटएवर। वो जिस टाइप का उसमें कंटेंट है जो इमेज में डाला गया एक्चुअली उसी के हिसाब से हमें इमेज का नाम रखना चाहिए। एंड देन यूज ऑल टेक्स्ट, हमें ऑल टेक्स्ट यूज करना चाहिए अपने इमेजेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए सर्च इंजन में। अगर हमारी इमेज ऑप्टिमाइज होगी वो हमें दो तरीके से हेल्प करेंगे। एक, जिस भी कंटेंट में हम इमेज को यूज करेंगे वो कंटेंट ऑप्टिमाइज होगा। सेकंड, अगर गूगल में अगर आप देखें ना इमेज सर्च पे एक ऑप्शन होता है, तो इमेज का एटलीस्ट कम से कम कितना केबी का होना चाहिए सर? आप जितना कम से कम रख सकते हो जिसमें कि आपकी कंटेंट की विजिबिलिटी ठीक है। मतलब अगर आपकी इमेज ब्लर्ड हो गई है तो कोई फायदा नहीं उसका, मतलब कि ना इमेज की क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज किए बिना यू कैन यूज द मिनिमम साइज। मतलब 20 केबी सही रहेगा सर, 20 केबी या 16 केबी का? 20 केबी में अगर आपका क्वालिटी सही है, मतलब क्वालिटी बोले तो मतलब कि जो यूजर्स है उसको समझ में भी आना चाहिए ना इमेज में क्या, मतलब वो ब्लड ना हो। तो इमेज की क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज किए बिना हमें
इमेज का साइज मिनिमम रखना चाहिए। ओके सर ओके। ठीक है, मैं आपको जस्ट एक बार इसका जो हमारे पास इमेज ऑप्टिमाइजेशन वाला आपका थोड़ा सा एक बार इसमें लाइव भी दिखाता हूँ। ओके, जैसे हमने यहाँ पे कोई भी कंटेंट खोल लेते हैं यहाँ पे। सो दिस इज वन कंटेंट। अगर आप देखें ना यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये मैं इस इमेज का कॉपी एड्रेस करता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस। तो ये जो मेरा कंटेंट है ये है होस्टिंगर। होस्टिंगर क्या है? एक कंपनी है जो कि होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो मैंने क्या किया, अब मैंने इसका ना इमेज का एड्रेस कॉपी किया है। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसका क्या यूआरएल रखा है। दैट्स कॉल्ड होस्टिंगर कूपन कोड डॉट वेबपी। वेबपी एक एक्सटेंशन है, मतलब ना ये जेपीजी भी हो सकता है, पीएनजी भी हो सकता है। वेबपी भी एक एक्सटेंशन है, जेपीजी पीएनजी उसकी तरह सेम, या फिर जिफ उसकी तरह। तो मेरे पास यहाँ पे जो इमेज का जो नेम है दैट्स कॉल्ड होस्टिंगर कूपन कोड। तो मतलब यहाँ पे मैंने कुछ रैंडम नाम नहीं लिखा कि मतलब abc.webp या फिर abc.jpg। तो मेरे पास जो इमेज का नाम है वो प्रॉपर है। और मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, जैसे कि ना इसमें अगर आप इसका हम व्यू सोर्स करते हैं और इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो ये देखिए, ये जो हमारे पास ना ये इमेज का सोर्स है, ये आप इमेज का कोड कह सकते हैं जो हमारे पास है। और यहाँ पे हम यहाँ पे ये हमारे पास इसका सोर्स है, और इसकी जैसे हाइट विड्थ हमें डाल कि कितनी हाइट विड्थ यूज करनी है। तो एक बार मैं कुछ और इमेज ढूंढ लेता हूँ यहाँ पे। अगर आप देखें, ये यहाँ से ना अगर IMG अगर आप सर्च करते हैं तो आपको जितने भी ब्लॉग पे ना आपने जितने भी इमेजेस डालते हैं उस कंटेंट में, उसका आपके पास ना सारी इमेजेस आप चेक कर सकते हो। ये देखिए, और ये ओल्ड था, जैसे मेरे पास वो जो कंटेंट है उसका मैंने ओल्ड डाल दिया कि होस्टिंगर कूपन कोड के बारे में ये कंटेंट है। तो मतलब मैंने दो तरीके से मतलब गूगल को हेल्प की मेरे इमेज को अंडरस्टैंड करने की। वन, मैंने उसका जो इमेज का नाम है वो वही दिया जो उस इमेज में था। सेकेंड, मैंने ओल्ड टैग में भी वो सेम नाम दिया। तो मैंने दोनों तरीके से ना गूगल को हेल्प कर रहा हूँ मेरे इमेज को कंटेंट को अंडरस्टैंड करने में। तो ये आपके पास इमेज ऑप्टिमाइजेशन वाला पार्ट है। तो ये हमारे पास इमेज ऑप्टिमाइजेशन वाला पार्ट है, काफी मतलब इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास मतलब मैं इस बात पे वापस से थोड़ा सा स्ट्रेस दे रहा हूँ कि जो आपका जो इमेज का साइज है ना वो ऑप्टिमाइज रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप मतलब ना 1 MB 2 MB की, अगर जैसे मान लो अगर आप बहुत सारे, अगर आपकी हाई क्वालिटी कैमराज हैं जो उससे इमेजेस बनती है ना, जो आप खींचते हैं, वो बहुत बार ना 1 MB की होती हैं। तो अगर आप सेम साइज अपलोड करोगे ना अपनी साइट पे कहीं पे भी, उस केस में आपकी वेबसाइट की स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी। और जो वेबसाइट की जो स्पीड अगर स्लो होगी ना, तो उस केस में आपको गूगल में रैंकिंग्स अच्छी नहीं मिलेंगी। क्योंकि ना वेबसाइट स्पीड काफी इंपॉर्टेंट है गूगल में रैंकिंग के लिए और यूजर एक्सपीरियंस के लिए भी। क्योंकि अगर आपने ऐसी साइट बना दी जो कि खुलती नहीं है, तो यूजर्स क्यों जाएंगे उस पर? तो दे विल गो टू सम अदर ऑप्शन वेयर द कंटेंट इज लोडिंग रियली फास्ट। तो ये हमारे पास इमेज ऑप्टिमाइजेशन के बारे में था। ये जस्ट आपको जो यहाँ पे इमेज में दिखाया, यहाँ पे आपको जो ये स्क्रीनशॉट दिखाया गया, ये वर्डप्रेस डैशबोर्ड का एक बैकएंड का इमेज है, जहाँ पे हमने उसको ना जो हमारा इमेज है उसको ऑप्टिमाइज किया। जैसे अगर ये आप कंटेंट देखें ना, ये कंटेंट था दैट वाज अबाउट बेस्ट एफिलिएट मार्केटिंग ब्लॉग्स। और जो हमने इसका जैसे ऑल टैग लिखा ना, अगर देखें ना टॉप एफिलिएट मार्केटिंग ब्लॉग्स फॉर 2021। और यहाँ पे अगर आप देखिए जो सेकंड एरो है वेयर इट शोज की ना विड्थ हाइट हमें कितनी रखनी है उस कंटेंट की। तो वर्डप्रेस में भी ना हम ये सब कस्टमाइज कर सकते हैं कि जो हमें हाइट विड्थ है वो एक्चुअल में कितनी होनी चाहिए। तो ये सब चीजें हम वर्डप्रेस से भी कर सकते हैं। तो ऑल्ट आपने देखा, और उसके बाद हमें उसका क्या साइज अपलोड करना है या फिर क्या साइज हमें एक्चुअल में डिस्प्ले करना है टू अवर यूजर्स, वो हमने यहाँ पे शो किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, मैंने आपको व्यू सोर्स से भी दिखाया कि आप जो आपका इमेज का यूआरएल कैसे चेक कर सकते हैं कि वो ऑप्टिमाइज है कि नहीं है। वहाँ पे ऑल्ट कैसे देख सकते हैं, उसकी हाइट विड्थ, और ये आपका बैकएंड का व्यू है, मतलब कि जहाँ पे आप चीजों को एक्चुअल में डालते हैं। मतलब तो यहाँ पे जो blogspace.com है, यहाँ पे हम वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं। तो वर्डप्रेस मतलब कि काफी पॉपुलर CMS, आप वर्डप्रेस यूज कर सकते हैं मतलब फॉर होस्टिंग एनी ऑफ योर स्टैंडर्ड वेबसाइट्स एंड वर्डप्रेस मतलब कोई ब्लॉग के लिए भी। तो वर्डप्रेस बेस्ट है। उसके अलावा मतलब बहुत सारे फ्री सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। जो हम बात करते हैं ना दैट्स कॉल्ड ऑफ पेज। अभी तक जो हमने बात की थी ना वो था आपका मतलब कि ऑन पेज एसईओ, जो कि ऑन पेज एसईओ मतलब कि जो कि ना आप साइट के लेवल पे, अगर आप, मैं वापस इसको थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, जो हमने जैसे जो हमारे पास ये जो ऑन पेज एसईओ के आई थिंक कुछ जो हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे, जस्ट एक बार वापस से चीजों को शायद हो सकता है कुछ स्किप हुई हो। तो हम जैसे जो एसईओ के बारे में बात कर रहे थे ना, हमारे पास एसईओ के 3 पार्ट थे, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ। और जितनी भी हमने अभी बात की थी ना, जैसे कि जो हमने अभी बात की सारी ऑन पेज एसईओ की। ऑन पेज एसईओ बोले तो मतलब कि जो हम साइट के लेवल पे करते हैं, मतलब जहाँ पे ना हम साइट के लेवल पे चेंजेस करते हैं। अगर आप देखें जितनी भी हमने चीजें अभी डिस्कस की ना, वो सारी हम वेबसाइट के लेवल पे करते हैं, ना कि किसी और साइट पे। मतलब ये सारी चेंजेस हम साइट के लेवल से, कि जो हमने अभी डिस्कस किया था यहाँ पे साइट कंटेंट, हम साइट कंटेंट अपनी साइट पे डालते हैं, मेटा टैग्स, टाइटल टैग्स,
ये सारे हम अपनी साइट पे डालते हैं। हेडिंग टैग्स, ये सारा आपके कंटेंट का पार्ट है। इंटरलिंकिंग आपके कंटेंट का पार्ट है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन, तो ये जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया था ना, वो आपका था ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ बोले तो आपकी साइट के अंदर जो चीजें हैं। और नेक्स्ट जो हमारे पास सेक्शन है दैट्स कॉल्ड ऑफ पेज एसईओ। जो ऑफ पेज एसईओ क्या है? ऑफ पेज एसईओ जैसे कि आपको नाम से देख के पता चल रहा है कि ना, ऑफ पेज एसईओ मतलब कि जो काम हम बाकी वेबसाइट्स पे करते हैं टू ऑप्टिमाइज आवर वेबसाइट। तो ऑफ पेज एसईओ में जैसे कि जितने भी हम ना लिंक बिल्डिंग करते हैं, वो लिंक बिल्डिंग जो भी हम करते हैं वो ऑफ पेज एसईओ में आता है। जैसे कि हमने क्या किया, हमने एक यूट्यूब वीडियो बना दिया और वहां से उस YouTube वीडियो से मैंने अपने ब्लॉग को लिंक कर दिया, तो वो भी एक आपका लिंक बिल्डिंग का पार्ट है, वो भी आपका ऑफ पेज का पार्ट है। अगर मान लीजिए आपने कोरा पे गए, कोरा.com, आई थिंक बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, कोरा.com एक काफी अच्छी कम्युनिटी है फॉर क्वेश्चंस आंसर्स। तो आपने क्या किया, कोई रेलिवेंट क्वेश्चन निकाला कोरा से, ठीक है, और वहां पे एक आंसर डाला। और जब आप अपना आंसर डाल रहे तो आपको कोई ऐसा, जब आप आंसर के दौरान आपने कुछ कंटेंट अपने ब्लॉग पे भी लिखा जिसको आप लिंक कर सकते हो, तो जब आपने वहां पे अपने कोरा आंसर में लिंक किया, तो वहां से आप अपने ब्लॉग के लिए लिंक्स जनरेट कर रहे हो, उसकी आप लिंक बिल्डिंग कर रहे हो, आप उसका ऑफ पेज एसईओ इंप्रूव कर रहे हो। तो जो ऑफ पेज एसईओ हमारे पास एक लिंक बिल्डिंग आती है। लिंक बिल्डिंग में जैसे आप ब्लॉग कमेंटिंग करते हो, गेस्ट ब्लॉगिंग करते हो, ब्लॉगर आउटरीच करते हो। हम इन सब चीजों के बारे में डिटेल में भी, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग है, क्वेश्चन आंसर प्लेटफॉर्म से लाइक कोरा है, वीडियो पॉडकास्ट एंड और ये सब बस। तो जैसे अब लिंक बिल्डिंग में सबसे पहले हम लिंक बिल्डिंग की बात करेंगे। तो लिंक बिल्डिंग में जो मैंने बताया, जैसे कि सबसे पहले जैसे कि ब्लॉग कमेंटिंग क्या होता है कि बहुत सारे ब्लॉग्स पे ना कमेंट सेक्शन होता है, और हम क्या करते हैं, उन ब्लॉग्स पे जाके और उनके कंटेंट को रीड करते हैं और फिर वहां पे कोई कमेंट डालते हैं। तो कमेंट्स जब हम डालते हैं ना, वहां पे बहुत सारे ब्लॉग ओनर्स क्या करते हैं, वहां पे आपको ना अपनी वेबसाइट का फील्ड डालने का भी ऑप्शन होता है। मैं आपको वो सारा भी दिखा भी देता हूँ। तो जो यूजर्स हैं वहां पे क्या करते हैं, जो भी कंटेंट लिखा होता है उसको रीड करते हैं और उसके हिसाब से अपने कमेंट डालते हैं। और कमेंट कैसे हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपने वहां से कुछ सीखा तो उसकी फॉर्म में हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कि आपके कुछ फर्दर क्वेश्चंस हैं जो कि उस कंटेंट में अभी आंसर नहीं हुए, तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस थ्रू कमेंट्स, यू कैन गिव फीडबैक टू द ब्लॉग ओनर एज वेल थ्रू कमेंट्स। तो बहुत सारे तरीके से आप जो कमेंट वाला पार्ट है वो यूज कर सकते हो। और जब आपके पास कहीं पे भी आपने जब कमेंट किया और वहां पे आपका एक क्लिकेबल लिंक आ गया, तो वहां से आपने अपने ब्लॉग के लिए लिंक जनरेट कर दिया, वो आपका एक लिंक बिल्डिंग का पार्ट है, वो आपका एक ऑफ पेज एसईओ का पार्ट है। तो जस्ट मैं आपको एक बार सैंपल दिखाता हूँ लिंक जो ब्लॉग कमेंटिंग है। इसी हमने एक कंटेंट खोला हुआ था पहले, ब्रायन डीन वाला। तो यहाँ पे अगर आप जैसे अब कंटेंट खत्म होगा ना, तो उसके बाद एक कमेंट सेक्शन अवेलेबल है। तो मैं जस्ट आपको वहां पे ये देखिए, अगर आप देखें ना, इस कंटेंट में ना 4 कमेंट्स है। अभी फर्स्ट कमेंट इज फ्रॉम दिस गाय नाजिम। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसने कमेंट डाला, काफी डिटेल कमेंट डाला, उसने इस कंटेंट के अनुसार कुछ फीडबैक दिया है। और देखिए यहाँ पे ना उसने अपने ब्लॉग को लिंक भी कर दिया। अगर देखिए जो मैंने होवर किया हुआ, उसका जो होवर है दैट्स कॉल्ड, उसकी वेबसाइट पे लिंक हो रहा है, दैट्स कॉल्ड najimansai.com, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ से मतलब जो ये एक तरीका है लिंक्स जनरेट करने का, लिंक बिल्डिंग करने का। तो ब्लॉग कमेंटिंग कर सकते हैं आप, मतलब कि यू कैन गो टू अदर ब्लॉग्स और उसके बाद वहां पे अपने कमेंट डाल सकते हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल आपके ब्लॉग कमेंटिंग, दिस इज सेकंड एग्जांपल। तो ये सब, और ये आपका कमेंट सेक्शन है जहां पे क्या कर सकते हैं आप, यू कैन एंटर योर नेम, देन ईमेल एड्रेस, वेबसाइट, एंड हियर यू कैन राइट योर कमेंट। तो इस टाइप के बॉक्सेस होते हैं जहां जिस वेबसाइट पे आपको ना वेबसाइट का फील्ड मिलता है, यू कैन क्रिएट बैकलिंक्स। जैसे अगर आप देखिए यहाँ पे मैं मतलब ना आई कैन लिंक टू एनी ब्लॉग, मतलब जैसे मैंने जो किया है, तो नेम, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट। तो वेबसाइट एड्रेस आप होम पेज भी डाल सकते हो, वेबसाइट वाले फील्ड में आप किसी इंटरनल पेज को भी डाल सकते हो जिसको आपको प्रमोट करना है। तो ये आपका ब्लॉग कमेंटिंग का पार्ट था। तो ये ब्लॉग कमेंटिंग हमने देखा। नेक्स्ट जो है गेस्ट ब्लॉगिंग। अगर आप गेस्ट ब्लॉगिंग अगर आप समझना चाहते तो गेस्ट ब्लॉगिंग क्या है कि वी आर राइटिंग कंटेंट फॉर अदर ब्लॉग्स, मतलब जो हम कंटेंट अपने ब्लॉग पे लिखते हैं उसी टाइप से वी आर राइटिंग कंटेंट फॉर अदर ब्लॉग्स। तो बहुत सारे ब्लॉग्स हैं वो गेस्ट ब्लॉगिंग अलाउ करते हैं, गेस्ट ब्लॉगिंग और गेस्ट पोस्टिंग। तो जो ब्लॉग गेस्ट ब्लॉगिंग अलाउ करते हैं वहां पे वी कैन राइट आवर कंटेंट। तो गेस्ट ब्लॉगिंग जब हम करते हैं उसके बेनिफिट दोनों को हैं, क्योंकि जो ब्लॉग ओनर है उसको एक फ्री में कंटेंट मिल जाता है, और जो गेस्ट ब्लॉगर है उसको क्या बेनिफिट है, उसको बेनिफिट ये है कि उसको जो उसका जो कंटेंट है, उसका जो एक कंटेंट उसको बहुत सारे लोग और भी रीड करेंगे उस ब्लॉग के, मतलब उसको ना एक बहुत बड़ा ऑडियंस मिल गया, क्योंकि हर एक ब्लॉग का अपना एक ऑडियंस होता है। तो वहां पे आपका बहुत सारे आपका जो ब्लॉग है उसको एक्सपोजर मिल गया, आपको एक्सपोजर मिल गया, और वहां से आपको कुछ बैकलिंक्स भी मिल गए। तो मैं आपको जस्ट ये वाला कंटेंट ही खोल कर दिखाता हूँ जो हमने अभी आपको सैंपल स्क्रीन दिखाया। मैं आपको जस्ट गूगल से सर्च करके दिखाता हूँ। ये एक गेस्ट पोस्ट या गेस्ट ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल आपके पास। तो ये वाला कंटेंट है जो अभी आपको सैंपल स्क्रीन में भी दिख रहा था। ये एक ब्लॉग है
inspire2thrive.com। तो यहाँ पे मैंने कुछ टाइम पहले एक गेस्ट पोस्ट लिखा था। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो कंटेंट है ये 7 Feb को डाला गया था 2020। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मतलब हु रोट दिस कंटेंट। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा डिटेल्स है। यहाँ पे देखिए जो हमारे पास कुछ इस ब्लॉग के इंटरनल लिंक्स हैं, ये बहुत सारे इंटरनल लिंक्स इस ब्लॉग के। ये देखिए ये जैसे कि ये यहाँ पे मैंने क्या किया, अपने एक ब्लॉग को भी लिंक कर दिया। मतलब ये अगर आप देखें, दिस इज गोइंग टू एसईओ ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। तो इस टाइप से आप लिंक बिल्डिंग कर सकते हैं। इस टाइप से आप अपने ब्लॉग कंटेंट्स के लिए बैकलिंक्स भी बना सकते हैं। तो जो गेस्ट ब्लॉगिंग है एक और वे आउट है जहां से आप मतलब जो हम लिंक बिल्डिंग करते हैं ना, वो सारा लिंक्स जनरेशन का काम है। मतलब कि आप कैसे अपनी वेबसाइट के लिए या फिर अपने ब्लॉग के लिए लिंक बना सकते हो। जो हमने पहले बात की ब्लॉग कमेंटिंग, वहां पे भी हम लिंक्स जनरेट कर रहे थे थ्रू कमेंट्स, और जो गेस्ट ब्लॉगिंग है वहां पे भी हम लिंक्स जनरेट कर रहे हैं थ्रू गेस्ट ब्लॉगिंग। तो यहाँ पे हम दूसरे ब्लॉग्स के लिए कंटेंट लिखते हैं जो अलाउ करते हैं गेस्ट ब्लॉगिंग, और वहां से हमें बैकलिंक्स मिलते हैं। प्लस ये देखिए यहाँ पे मेरा एक ऑथर बायो भी आ गया। तो यहाँ से काफी हेल्प हुई है मेरे ब्लॉग की। मतलब क्या मतलब फ्रॉम हियर एज वेल पीपल कैन नो मोर अबाउट मी, दे कैन गो टू माय ब्लॉग, दे कैन नो मोर इन डिटेल अबाउट मी। और यहाँ पे अगेंस्ट आप यहाँ देखिए कमेंट सेक्शन, यहाँ पे देखिए ये भी कमेंट्स है। तो हमने यहाँ पे कुछ कमेंट्स के रिप्लाई किए, तो यहाँ से भी मैं लिंक्स जनरेट कर पा रहा हूँ। तो ये आपका गेस्ट ब्लॉगिंग वाला पार्ट था। तो जो भी ब्लॉग्स गेस्ट ब्लॉगिंग अलाउ करते हैं, यू कैन कनेक्ट देम एंड आस्क देम कि यू आर इंटरेस्टेड इन राइटिंग ए कंटेंट फॉर देम। So lot of them will say yes to that because everyone need fresh content. Okay, coming back to the PPT. So this was about guest blogging. So guest blogging काफी helpful है आपके लिए SEO के लिए, for your branding purposes and to build connection with other blog owners as well. तो guest blogging मतलब ना काफी वो I would say मतलब कि lots of benefits, मतलब कि you are getting better rankings, you are getting lots of instant traffic to your blog, you are also building a connection with the blog owners and its audience as well. Okay, next which is really important, that's called social media marketing. तो जो social media marketing है वहां से भी हम सारा मतलब ऑफ पेज कर रहे हैं, क्योंकि वहां से भी हम अपने जो ब्लॉग है या जो वेबसाइट है, जो हमारी सर्विसेज हैं, उसके बारे में हम वर्ड स्प्रेड कर रहे हैं, हम उनको लिंक कर रहे हैं, हम उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ये जो आपको ये जो स्क्रीन दिखा, दैट्स मतलब वन ऑफ माय प्राइवेट फेसबुक ग्रुप वेयर वी हैव 17K मेंबर्स, वेयर मतलब लॉट्स ऑफ पीपल आस्क क्वेश्चंस अबाउट लाइक हाउ टू ब्लॉग, हाउ टू मेक मनी फ्रॉम इट, हाउ टू डू एफिलिएट मार्केटिंग। तो वो सब उसके अराउंड है मतलब ब्लॉग। तो आप क्या कर सकते हैं, जितने भी मतलब कि रेलिवेंट फेसबुक ग्रुप्स आपको मिलते हैं, यू कैन गो टू देयर एंड बीइंग पार्ट ऑफ देम। और उसके बाद फिर वहां पे आप अपना मतलब कंटेंट डाल सकते हैं। मतलब कि जैसे अगर किसी ने डाला हुआ है, अगर आपको उसमें कुछ और ऐड करना, आप ऐड कर सकते हैं। तो जस्ट मैं आपको एक बार फेसबुक ग्रुप दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। सो दिस इज फेसबुक ग्रुप। अगर आप देखें ना, यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट हम डालते रहते हैं। तो एज ए वेबसाइट ओनर और एज ए ब्लॉग ओनर, तो आप दोनों चीज कर सकते हैं। You can create your own groups, and you can also participate and be part of other groups which are active in your community or in your industry. तो जैसे ये बहुत सारी कंटेंट शेयर है, तो यहाँ से देखिए बहुत सारे हम ना लिंक्स डाल रहे, जैसे कि ये यूट्यूब वीडियो का लिंक है। तो जो फेसबुक ग्रुप्स हैं वहां से भी आप बहुत सारा मतलब बैकलिंक्स जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारे आप अपने मतलब ब्लॉग्स के बारे में लिंक डाल सकते हैं। तो फेसबुक ग्रुप और फेसबुक पेज, फेसबुक प्रोफाइल, ये सब एक वे आउट है आपके पास अपनी ऑफिस करने का, अपने ब्लॉग के बारे में लिंक जनरेट करने का, और अपने ब्लॉग पे और ट्रैफिक भेजने का। क्योंकि ना बहुत सारे, अगर मान ले मेरे पास 16,000 लोग हैं, तो यहाँ से मैं बहुत सारा ट्रैफिक अपने ब्लॉग पे भी सेंड कर सकता हूँ। सो दिस वाज वन सैंपल। सेकंड, दिस इज अबाउट ट्विटर। ओके, हमने अभी फेसबुक ग्रुप्स का देखा। सेकंड, दैट कुड बी ट्विटर। तो ट्विटर पे आप अपना प्रोफाइल बना सकते हैं, वहां से आप अपने जो भी आपकी वेबसाइट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, वहां पे उसके बारे में अपडेट्स डाल सकते हैं, उसके बारे में जो भी अपने लेटेस्ट कंटेंट्स डाले हैं वो शेयर कर सकते हैं। बाकी जितने इंडस्ट्री में जो पॉपुलर वेबसाइट ओनर्स हैं या ब्लॉगर्स हैं, उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ट्विटर एक और मीडियम है आपका अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने का। सो इन केस यू वांट टू फॉलो मी ऑन ट्विटर, यू कैन गो टू माय ट्विटर हैंडल, दैट्स कॉल्ड twitter.com/blogerspassion। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने पहले भी डिस्कस किया, जैसे ना कोरा जो वेबसाइट है वो काफी पॉपुलर वेबसाइट है, जिसमें कि ना मतलब आई वुड से मिलियंस ऑफ यूजर्स आते हैं हर रोज अपने क्वेश्चंस लिखने के लिए, अपने या फिर अपने आंसर डालने के लिए। और बहुत सारे लोग ना कोरा पे जाते हैं टू गेट मोर नॉलेज अबाउट द क्वेश्चंस दे हैव, क्योंकि ना बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके हैं वो पहले ही आंसर हो गए कोरा पे। तो बहुत सारे लोग कोरा पे अपने जो उनके पास जो दिमाग में क्वेश्चंस हैं उनके आंसर जानने के लिए भी कोरा पे जाते हैं। तो कोरा से भी आप अपना मतलब अपने बैकलिंक्स जनरेट कर सकते हो, आप अपना ब्रांड प्रमोट कर सकते हो, बहुत सारा ट्रैफिक ला सकते हो कोरा से। तो मैं कोरा वाला प्लेटफॉर्म दिखाता हूँ, जस्ट सेकंड, तो काफी इंपॉर्टेंट है। आई एम जस्ट गोइंग टू कोरा, दैट्स माय कोरा प्रोफाइल। तो अगर आप कोरा प्रोफाइल देखते हैं मेरा, सो आई हैव बीन वर्किंग ऑन कोरा फॉर टाइम। अगर आप देखें मेरे जो कोरा के जो आंसर्स हैं, दे हैव ऑलरेडी गॉट 1.3 मिलियन व्यूज। जो मैं जनरली यहाँ पे रिप्लाई डालता हूँ वो एसईओ के अराउंड क्वेश्चंस के डालता हूँ, ब्लॉगिंग के अराउंड डालता हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग के अराउंड डालता हूँ। तो इसी तरह से आप जितने भी जिस भी टॉपिक पे आप काम कर रहे हैं ना, जो भी आपका ब्लॉग का टॉपिक है, उस
टॉपिक्स पे आप क्वेश्चंस ढूंढ सकते हैं कोरा पे, और जो भी आपकी एक्सपर्टीज है उसके हिसाब से आप उन क्वेश्चंस के रिप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने एक जो रिसेंट अभी जो आंसर डाला था कपल ऑफ डेज बैक, तो मैं जस्ट इसको खोल लेता हूँ जस्ट टू शो कि मतलब ना आप कैसे आंसर डाल सकते हैं। मैं स्ट्रेट आपको मेरे आंसर पे ले जाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, आई रोट दिस आंसर ऑन संडे, तो ये मैंने आंसर डाला हूँ यहाँ पे देखिए, आई लिंक टू वन ऑफ माई ब्लॉग्स एज वेल। और जो भी हम लिंकिंग करते हैं, जहाँ पे भी हम लिंकिंग करते हैं वो रेलिवेंट वे में करते हैं। अगर हम कुछ भी कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर स्पैम करेंगे, चाहे फेसबुक है, चाहे ट्विटर है, चाहे कोरा है, कोई प्लेटफॉर्म, अगर हम उसको स्पैम करेंगे तो दे विल नॉट अलाउ अस। तो जो भी हम करते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म करते हैं, हमें वैल्यू ऐड करने के लिए करना, ना कि उसको स्पैम करने के लिए करना। तो इस टाइप से आप कोरा टाइप ऑफ जो वेबसाइट्स हैं, कोरा टाइप ऑफ जो क्वेश्चन आंसर वेबसाइट, जैसे कोरा है, ऐसे ही याहू का भी प्लेटफॉर्म है, लेकिन वो इतना पॉपुलर नहीं है जितना ही कोरा। तो जैसे कोरा टाइप की जो वेबसाइट्स हैं, आप वहां पे जा सकते हैं। वहां पे आप जितने भी ओपन क्वेश्चंस हैं अराउंड द टॉपिक यू आर राइटिंग ऑन योर ब्लॉग और वेबसाइट, you can write answers there, and as part of your answer, if required, you can link to your relevant pages if they are relevant to the मतलब ना क्वेश्चन you are answering। तो कोरा एक और वे आउट है। आप अपने ब्लॉग, ये जो भी हम अभी बात करें ना, वो जैसे कि जो लिंक बिल्डिंग की बातें कर रहे हैं, वो आपको ना मतलब आप बैकलिंक्स भी बना सकते हैं, बना रहे हो, और आप अपने जो ब्लॉग है या वेबसाइट उसको मार्केट कर रहे हो, उसको प्रमोट कर रहे हो। सो दिस वाज अबाउट कोरा। तो कोरा के अलावा मतलब जो हमारे पास अभी जो हम बात कर रहे थे, जो ऑफ पेज था, इसमें से हमने लिंक बिल्डिंग बात की, और जैसे इसके अलावा बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि ना आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो। यूट्यूब चैनल मतलब यूट्यूब में ह्यूज पोटेंशियल है, तो यूट्यूब चैनल बना सकते हो। तो आप यूट्यूब से भी डायरेक्ट ट्रैफिक ले सकते हो अपने ब्लॉग पे, और यूट्यूब से भी आप बहुत सारा बिजनेस बना सकते हो। आप यूट्यूब चैनल बना सकते हो अगर आप मतलब वीडियोस बनाना पसंद करते हो। अगर आपको कुछ फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है तो आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हो। इंस्टाग्राम से भी मतलब ना बहुत सारे लोग हैं, मतलब इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो वहां से भी आप बहुत सारे बिजनेस जनरेट कर सकते हो। इंस्टाग्राम है, पिंटरेस्ट है, तो जो भी आपका वेबसाइट की जो कैटेगरी है, जैसे कि मैं बोलूँ कि अगर आपके पास कुछ फूड टाइप का कैटेगरीज है या फिर फैशन है, तो उस केस में इंस्टाग्राम टाइप के जो आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं काफी हेल्पफुल है आपके लिए। तो जो आप जिस टाइप का आपकी वेबसाइट की कैटेगरी है, उस टाइप के प्लेटफॉर्म्स को यूज कीजिए। जैसे कोरा टाइप की जो कैटेगरी है, कोरा जो प्लेटफॉर्म है, वो बहुत उसमें ना बहुत सारे मतलब आई वुड से लॉट्स ऑफ कैटेगरीज आर कवर्ड। तो इसमें मोस्टली जितने भी आपके ब्लॉग की कैटेगरी है वो कवर हो जाती हैं। तो कोरा कैन बी एप्लीकेबल फॉर एवरीवन। लेकिन जो पिंटरेस्ट है, इंस्टाग्राम है, वो किस टाइप की वेबसाइट्स के लिए ज्यादा हेल्पफुल है, जो कि ना इमेज हैवी है, क्योंकि वहां पे आपके पास जो आपके मल्टीमीडिया जो एलिमेंट्स जैसे इमेजेस हैं वो सब ज्यादा चलती हैं। ओके, लास्ट जो पार्ट है हमारे पास जो आज के डिस्कशन का, दैट्स कॉल्ड टेक्निकल एसईओ। जो टेक्निकल एसईओ शायद थोड़ा सा आई वुड से जो ये बेसिक लेवल पे नहीं है, तो मैं थोड़ा सा आपको जस्ट ब्रीफ दूंगा इन सब चीजों के बारे में, शायद क्योंकि हो सकता है कि मतलब अभी आपको उतना इसमें क्लैरिटी ना आए। तो टेक्निकल एसईओ में जो मेजर चीजें हैं, एक तो साइट स्पीड, जो हमने पहले भी डिस्कस किया। जो वेबसाइट की जो स्पीड है ना, वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। जो भी आपकी वेबसाइट के कंटेंट्स हैं, चाहे आपका होम पेज है, चाहे आपकी वेबसाइट के इंटरनल पेजेस हैं, वो बड़ी स्पीडली लोड होने चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट के कंटेंट्स 2 या 4 सेकंड से ज्यादा अगर लेते हैं, चाहे मोबाइल पे या फिर डेस्कटॉप डिवाइसेस पे या किसी भी या फिर टैबलेट्स पे, अगर वो उससे ज्यादा टाइम लेते हैं तो वो ऑप्टिमाइज नहीं है स्पीड के लिए। तो आपको ट्राई करना है और आपको मेक श्योर करना है कि जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पेजेस हैं, टेम्पलेट्स हैं, दे शुड लोड विद इन कपल ऑफ सेकेंड्स। उसके बाद जो साइट स्पीड है, मैं जस्ट आपको थोड़ा सा एक बार इसका जस्ट ब्रीफ दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आपको मतलब जो हम जो टेक्निकल पार्ट है इसमें हमारे पास जैसे पेज स्पीड का जो हम अभी जो पहला जो स्लाइड था, पेज स्पीड या वेबसाइट स्पीड, जो पेज स्पीड है वो गूगल में भी एक रैंकिंग फैक्टर है। मतलब अगर आपकी वेबसाइट फास्ट खुलती है तो गूगल उसको एक पॉजिटिव वोट देता है, उसको एक थोड़ी सी हाई वैल्यू देता है। अगर आपकी वेबसाइट स्लो खुलती है तो एक डाउन साइड है आपके लिए। अगर आपकी वेबसाइट फास्ट खुलती है तो उसमें बाउंस रेट एक मैट्रिक्स है। तो अगर आपकी वेबसाइट की जो मतलब अगर स्पीड अच्छी है तो उसकी ना बाउंस रेट उसका कम होगा, क्योंकि लोग टाइम स्पेंड करेंगे। तो जो बाउंस रेट है वो कम होना चाहिए। जो बाउंस रेट जो नंबर वेरी करता है वो फ्रॉम 1 to 100 बीइंग द वर्स्ट एंड 1 और 2 मतलब जहां से स्टार्ट हो दैट बीइंग द बेस्ट। तो अगर आपकी वेबसाइट की बाउंस रेट मतलब 20-30% है तो मतलब दैट्स क्वाइट गुड। मतलब 20-30% इसका मतलब है कि आपके पास मोस्टली जो यूजर्स है ना वो दे आर स्पेंडिंग टाइम, उसका मतलब है कि उनको एक्सपीरियंस अच्छा है। बेटर ड्वेल टाइम अगेन मतलब जो आपके पास है वो वेबसाइट पे कितना लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो सब है। और उसके बाद जो हमने जो लास्ट में है ना, वो आपके पास ना बहुत सारे टूल्स हैं जहाँ पे आप ना अपनी साइट की स्पीड चेक कर सकते हो। जैसे कि जीटी मैट्रिक्स है, गूगल का भी पेज स्पीड इनसाइट्स टूल का क्या आता है, पिंगडोम है। तो बहुत सारे टूल्स हैं जहां पे आप चेक कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट की स्पीड कितनी है एक्चुअल में। आप अपनी चेक कर सकते हो, अपने कंप्यूटर की चेक कर सकते हो, किसी की चेक कर सकते हो। जैसे कि ना आपके पास एक बेंचमार्किंग का डेटा है कि मेरी स्पीड कितनी है एज कम्पेयर टू माई अदर कंप्यूटर वेबसाइट। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो पेज स्पीड में था, हमें मतलब
ध्यान रखना है कि जो हमारी वेबसाइट की स्पीड है वो अच्छी होनी चाहिए, 2 या 4 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो जो नेक्स्ट स्लाइड है मैंने उसको जस्ट आपको ना दिखा रखा है कि हमारे पास मेरा जो ब्लॉग स्पेशन का जो होम पेज है उसकी स्पीड कितनी है, और इसके लिए हमने यूज किया टूल दैट्स कॉल्ड जीटी मैट्रिक्स। मैं आपको एक बार इसका लाइव भी दिखाता हूँ। बहुत सारे टूल्स हैं आप यूज कर सकते हैं, जीटी मैट्रिक्स है, पिंगडोम है, गूगल का भी है, कोई यूज कर सकते हो। ये वेबसाइट है gtmetrics.com। एक बार लॉग इन भी कर लेता हूँ। तो अगर आप लॉग इन करके करेंगे तो थोड़ा सा ना मतलब आपके पास जो वेटिंग टाइम है काफी कम होगा। अगर आप उसको डायरेक्टली करेंगे तो फिर उसमें आपको थोड़ा सा ना मे बी कुछ थोड़ा सा वेटिंग की हो सकती है, क्योंकि ना काफी पॉपुलर साइट है, इसीलिए मैंने इसको लॉग इन करके किया। तो ये अब एनालाइज कर रहा है मेरे ब्लॉग के होम पेज को। तो ऐसे आप ना किसी भी वेबसाइट के होम पेज को या इंटरनल पेज को टेस्ट कर सकते हो कि कितना फास्ट है वो वेबसाइट। लेट्स वेट फॉर अ सेकंड, आई थिंक इट विल बी डन। सर लेकिन आर्टिकल जो लिखेंगे उसका आइडिया कहाँ से लाएंगे सर? मतलब एक कीवर्ड है लेकिन उस पे मतलब आइडिया नहीं है सर। वो आपके पास ना एक्चुअली टाइम के साथ आपको सीखोगे, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब फ्रॉम द डे वन आप मतलब कि 2000 वर्ड्स लिख पाएंगे। वो धीरे धीरे आपके पास ना स्किल डेवलप होगी, जो कंटेंट राइटिंग वाली स्किल है वो एकदम नहीं आएगी। और जब आपके पास ना जैसे मान लो आपने एक टॉपिक डिसाइड किया, मैंने आपको बताया कि ना हाउ टू स्टार्ट ए ब्लॉग, मैंने जो टॉपिक बताया आपको, ठीक है, तो आपने क्या किया उसके ना सेक्शंस बना दिए। जैसे कि ब्लॉग क्या होता है, व्हाट इज ए ब्लॉग। जब आपने व्हाट इज ए ब्लॉग अपने टॉपिक बना तो आप क्या करें, व्हाट इज ब्लॉग के बारे में लिखेंगे, ठीक है। देन उसके बाद अगर हमें ब्लॉग स्टार्ट करना है तो उसके लिए जैसे कि हमें डोमेन चाहिए। अगर हमें डोमेन चाहिए तो डोमेन का नाम कैसा होना चाहिए। फिर उसके बाद हमें होस्टिंग लेनी, तो होस्टिंग लेनी तो कौन सी लेनी है और क्या क्या पैरामीटर्स का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद हम अपना वर्डप्रेस ब्लॉग बनाएंगे तो उसमें हमें कौन कौन से इंपोर्टेंट पेजेस डालने चाहिए, कैसे इसको ऑप्टिमाइज करना चाहिए, कैसे हम अपने ब्लॉग को मोनेटाइज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, वो करते हैं सेक्शंस बनाते हैं, आई वुड से ना सब हेड्स बनाते हैं, कौन कौन सी चीज हम कवर करने वाले हैं। और जब मैंने 5 चीजें डिसाइड कर लिया, 6 चीज डिसाइड कर ली कौन कौन सी चीजें कवर करना है, और फिर उसके बाद मैं उन चीजों के बारे में डिटेल डालूंगा। जैसे अभी हमने देखा ना, अगर आप देखें जो हमारी आज की पीपीटी थी उसमें हमने ना एसईओ के बारे में 3 चीजें पकड़ी, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, और फिर ऑन पेज एसईओ में हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की। तो ऐसे ही आपको अपने कंटेंट का ना स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, क्या क्या चीज आप कवर करने वाले हैं। और जब आप रिसर्च करोगे ना, ऐसा नहीं, ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें आपको पहले ही नॉलेज है। अगर नहीं नॉलेज है और आपको उस टॉपिक पे लिखना, तो यू हैव टू रिसर्च फॉर दैट। उसके लिए आप गूगल सर्च यूज कर सकते हैं, उसके लिए आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं। और जब आपको लगे कि यू गॉट एनफ इंफॉर्मेशन, एनफ डिटेल्स अबाउट दैट टॉपिक, देन यू कैन स्टार्ट राइटिंग ऑन दैट पार्ट। सो दिस इज जस्ट सैंपल रिपोर्ट। हियर यू कैन सी माई ब्लॉग इज लोडिंग मोस्टली विद इन आई वुड से लेस देन ए सेकेंड। यही हमें मतलब ट्राई करना है, जितने भी हमारे पास ब्लॉग के जो जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट पेजेस है, वो होम पेज है, कैटेगरी पेज है या एक्चुअल कंटेंट पेज है, वो लोड हो काफी फास्ट। अगर हमारे वेबसाइट की पेजेस लोड फास्ट होंगे तो उसको हमें हेल्प मिलेगी डेफिनेटली, गूगल सर्च में भी मिलेगी, यूजर एक्सपीरियंस वाइज भी मिलेगी। तो टेक्निकल एसईओ में आपके पास पेज स्पीड काफी इंपॉर्टेंट है, जो हमने अभी डिस्कस किया। ओके, नेक्स्ट जो है ना स्ट्रक्चर डेटा है। जो स्ट्रक्चर डेटा क्या है कि जब हम स्ट्रक्चर डेटा की बात करते हैं ना, हम अपना जो वेबसाइट को ना इस टाइप से बनाते हैं कि हम गूगल को ना हेल्प करते हैं कि हमारा कंटेंट को अंडरस्टैंड करने में। जैसे मान लो मेरे पास रेसिपी की अगर वेबसाइट है तो ना मैं रेसिपी के अराउंड बहुत सारे स्कीमास लगा दूंगा, उसके अलावा बहुत सारे कोड डाल दूंगा। अगर कहीं पे मैं कुछ रिव्यू रेटिंग डाल रहा हूँ तो ये जितने भी हमारे पास ना गूगल में स्पेशल हमें रिजल्ट्स देखते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एक दिखाता हूँ एक्चुअल में ना लाइव, शायद उसको थोड़ा सा उसको देखिए, थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी। जैसे आपने सर्च किया, मैं जस्ट आपको एक होस्टिंग है WPX होस्टिंग, मैं जस्ट आपको जस्ट सैंपल के लिए दिखा रहा हूँ। WPX होस्टिंग रिव्यू, जैसे मान लो कोई भी चीज मैं खरीदता हूँ उससे पहले मैं उसका रिव्यू देखता हूँ। मान लो आप कोई स्मार्टफोन खरीदते हो तो उसका रिव्यू देखता हूँ। तो जैसे मान लीजिए मुझे WPX होस्टिंग को खरीदना है तो उसके पहले मैं उसका रिव्यू देखूंगी कैसे रिव्यूज हैं, ठीक है। तो WPX होस्टिंग रिव्यू मैंने गूगल में सर्च किया, ये देखें आप जो यहाँ पे आ रहा, ये आपके पास एक फीचर स्निपेट है, दिस इज कॉल्ड फीचर स्निपेट। तो ये सब ना आपके पास स्ट्रक्चर डेटा के बेस पर, जिसमें ना कि हम उसको अपनी जो वेबसाइट है उसको स्ट्रक्चर डेटा के हिसाब से बनाते हैं। मतलब हम उसमें बहुत सारी डिटेल्स डालते हैं जिससे कि ना गूगल को पता चले कि हमारी वेबसाइट के बारे में और इन्फॉर्मेशन दें। उसके बाद देखिए जैसे दिस इज कॉल्ड मैथ्यू वुडवर्ड, ये जो ब्लॉगिंग एक्स, ये देखिए ब्लॉगर्स पैशन का भी। अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टार रेटिंग्स भी आ रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने स्टार रेटिंग का स्कीमा डाला, स्कीमा बोलते हैं, हमने वहां पे स्टार रेटिंग का स्कीमा डाला और फिर हमें जो ये जो होस्टिंग है उसकी क्वालिटी के बेस पे हमने उसको रेट किया। तो जैसे आप देखते हैं, जैसे जब आप कोई मूवी देखने जाते हैं तो आपको बहुत सारे, जब गूगल में सर्च करते हैं या फिर बहुत सारी साइट्स जो न्यूज साइट्स हैं उसके ना कुछ रिव्यू और रेटिंग देके रखती हैं। इवन अमेजन पे भी आप देखते हैं किसी भी प्रोडक्ट के अगेंस्ट बहुत सारे रिव्यूज और रेटिंग्स होते हैं। तो वो सारी जो चीजें हैं वो गूगल को और यूजर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए जो आप चीज देख रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। जैसे बहुत बार मैं अगर कुछ अमेजन से सर्च खरीद रहा हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, तो ये देखता हूँ कि उस जो प्रोडक्ट के रिव्यूज कैसे हैं और उसके अलावा जो लोगों ने उसको रेट किया उसकी एवरेज रेटिंग क्या है। तो उसके बेस पे मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे उस प्रोडक्ट को खरीदना है नहीं खरीदना। तो यही मतलब हम कर रहे हैं कि जब हम वहां पे रिव्यूज के लिए हम कोड डाल रहे हैं या फिर स्कीमा के लिए चीजें डाल रहे हैं तो हम दोनों मतलब दोनों तरीके से हेल्प कर रहे हैं। हम यूजर को की भी हेल्प कर रहे हैं टू मेक बेटर डिसीजंस। सेकेंड, वी आर ऑल्सो हेल्पिंग गूगल इन अंडरस्टैंडिंग आवर कंटेंट मोर। तो ये सारा आपके पास स्ट्रक्चर डेटा में है कि हम अपने पास उसको ना जिस टाइप का हमारा कंटेंट है ना, जैसे मान लीजिए मेरी एक इवेंट की साइट है तो मैं वहां पे ना इवेंट के अराउंड स्कीमा लगाऊंगा।
अगर मेरे पास रेसिपीज की साइट है तो मैं रेसिपीज के अराउंड स्कीमा लगाऊंगा, अगर मेरे पास रिव्यू की साइट है तो मैं रिव्यू के स्कीमा लगाऊंगा, जो मैंने आपको यहाँ पे लगा के दिखाया है। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर डेटा में आ रहा है। ये जो पार्ट है दिस इज अगेन मतलब कि हमारे पास टेक्निकल में ही आता है। तो जो टेक्निकल में हमारे पास ना कैनोनिकल एक टर्म रहती है और 301 रिडायरेक्ट। तो जो हमारे पास जो 301 रिडायरेक्ट है वो कहाँ पे काम आता है? मान लीजिए मैंने कंटेंट लिखा था, किसी भी टॉपिक पे लिखा था, अगर वो उस कंटेंट की अभी कुछ यूज नहीं रहा करंट से, मान लो मैंने कुछ फीफा वर्ल्ड कप पे कंटेंट लिखा था कि 2002 के लिए लिखा था, शायद वो अभी कुछ काम का ही नहीं है, तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ, उसको मैं रिडायरेक्ट कर सकता हूँ टू ए रेलिवेंट पेज। मान लीजिए मैंने 2021 के लिए एक फीफा वर्ल्ड कप के लिए एक मैंने कंटेंट लिखा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ 2002 वाले कंटेंट को मैं इसको रिडायरेक्ट कर सकता हूँ। और जब मैं रिडायरेक्ट करूंगा ना, जो रिडायरेक्ट टाइप होगा दैट्स कॉल्ड 301। अगर आप 301 रिडायरेक्ट क्या होता है अगर जाना था, तो 301 बोलता है परमानेंट रिडायरेक्ट को, जहां पे मैंने मतलब आई एम श्योर कि जो मैं रिडायरेक्ट कर रहा हूँ वो परमानेंट है, उसको मैं वापस से रिवर्ट नहीं करूँ। ये आपका 301 रिडायरेक्ट है। इसके अलावा एक 302 रिडायरेक्ट भी होता है, 301 और 302। जो 302 आपका है वो दैट्स कॉल्ड टेम्परेरी रिडायरेक्ट, जो कि ना मान लीजिए आपको कुछ चीजें कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए कर, लेकिन उसको आप वापस से रिवर्ट करोगे। तो ये थोड़ा सा आपके पास कैनोनिकल वाला जो पार्ट है, जो आपके रेल इज इक्वल टू कैनोनिकल है। अगर मान लीजिए आपने एक कंटेंट, मान लीजिए एक टाइम्स ऑफ इंडिया पे कंटेंट गया, अगर आप उस कंटेंट को ऐसे अपनी साइट पे यूज करना चाहते हो, अगर आप विदाउट उसको क्रेडिट के अगर यूज करते हो ना, कुछ टेक्निकल और कुछ आपके पास ना मतलब इश्यूज रहेंगे, इवन आपके पास ना मतलब वो डुप्लीकेट कंटेंट का भी पार्ट रहेगा और कुछ आपके लीगल इश्यूज भी आते हैं, क्योंकि ना किसी का कंटेंट विदाउट देयर परमिशन यू शुड नॉट यूज। लेकिन अगर आप वहां पे रेल इजिकल टू कैनोनिकल यूज कर रहे हो तो उस केस में कोई चैलेंज नहीं, क्योंकि ना जब आप रेल इजिकल टू कैनोनिकल अपने कंटेंट में यूज कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप गूगल को समझा रहे हो, बता रहे हो, इन्फॉर्म कर रहे हो कि जो आपकी साइट पे जो कंटेंट है दिस इज नॉट योर ओन कंटेंट, यू हैव टेकन दिस कंटेंट फ्रॉम एक्स वेबसाइट। तो उस केस में आप प्रॉपर उसको क्रेडिट दे रहे हो। तो जो रेल कैनोनिकल है वो डुप्लीकेसी को रिमूव करने का काम करता है एट योर ओन साइट लेवल एज वेल एज अदर साइट्स। मतलब जैसे मान लो आपकी साइट पे दो कंटेंट है जो सेम टॉपिक पे हैं, तो उस केस में भी आप यूज कर सकते हो रेल इजिकल टू कैनोनिकल, जो आपका प्रायोरिटी कंटेंट है। और अगर आपने किसी और साइट से कुछ कंटेंट लिया है और आपको लगता है कि मुझे इसको यूज करना ही करना है, तो उस केस में यू शुड यूज रेल इजिकल टू कैनोनिकल टैग। ओके, लास्ट जो हमारे पास पार्ट है दैट्स कॉल्ड साइट मैप्स। मतलब कि जो हमारे पास अपनी वेबसाइट है ना, साइट मैप क्या मतलब हो सकता है कि अगर मैं बोलूं जनरल टर्म है, जो भी आपकी वेबसाइट की जितने भी पेजेस है ना, मतलब जैसे अगर मान लीजिए आपकी साइट पे 1000 पेज है, तो आप 1000 के 1000 पेज को लिंक नहीं कर सकते अपने होम पेज से या किसी और पेज से, तो उसके लिए हम क्या करते हैं साइट मैप्स। साइट मैप्स हम क्या करते हैं, सारे हमारी साइट ना पेजेस बनाते हैं और उन सबको वहां से लिंक करते हैं। मैं आपको एक सैंपल, तो साइट मैप आपका एक एचटीएमएल साइट मैप होता है जहां पे आप इंपोर्टेंट लिंक डाल सकते हो, और एक होता है आपका एक्सएमएल साइट मैप। मैं आपको दोनों थोड़े से दिखाता हूँ कि क्या होता है, जैसे कि थोड़ा सा आपको मतलब कि ना किया है कि साइट मैप मतलब आपका एक तो साइट मैप डॉट एक्सएमएल जो फॉर्मेट है ना, दिस इज फॉर गूगल बॉट्स। ये देखिए, ये आपके पास ना एक साइट मैप है और ये मेरा मेन साइट मैप है और इसके अंदर और 4 साइट मैप है। ठीक है, तो मैं आपको एक सैंपल साइट मैप खोल देता हूँ। दिस इज कॉल्ड, ये जो पहला साइट मैप है ये पोस्ट के लिए, ये भी पोस्ट के लिए, मतलब कि एक साइट मैप में हमने लिमिट कर दिया कि हम कितने यूआरएल्स दिखाएंगे। जैसे मैं आपको एक ये खोल देता हूँ, तो बहुत सारे टूल्स हैं जिसकी हेल्प से आप ये एक्सएमएल साइट मैप बना सकते हैं। अगर आप वर्डप्रेस यूज करते हैं तो बहुत सारे प्लगइन्स भी हैं जो आपके ये जो पेजेस ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे पास जितने भी मैंने कुछ कंटेंट दिखा डाले हैं ना, उनके यूआरएल्स हैं। तो साइट मैप हम जब बनाते हैं तो उसका मोटिव क्या होता है कि जो हमने साइट पे हमारे कंटेंट बनाए हैं ना, वो गूगल के डेटाबेस में जाएं, गूगल के अंदर उसकी एंट्री हो। तो उसको हेल्प करने के लिए, गूगल को हमारे लेटेस्ट कंटेंट के बारे में बताने के लिए हम साइट मैप यूज करते हैं। तो जो आपके पास एक्सएमएल साइट मैप है वो हम बनाते हैं और फिर उसको गूगल को सबमिट करते हैं। ये आपका एक सैंपल था जहाँ पे मतलब कि आपको मैंने एक एक्सएमएल साइट मैप का पार्ट दिखा जहाँ पे ये हमारे लेटेस्ट कंटेंट्स है वो सब लिस्टेड है। तो जब ये कंटेंट्स जो ये पेज है, जब मैं इसको गूगल को सबमिट करूंगा तो उसके बाद गूगल इन सब पेजेस को धीरे धीरे अपने डेटाबेस में या फिर उसके इंडेक्स में ऐड करेगा। तो ये आपका एक एक्सएमएल साइट मैप वाला पार्ट था जो कि गूगल बोर्ड्स के लिए या फिर जो मशीन्स हैं उनके लिए हेल्पफुल था। और एक आपका यूजर्स वाला भी होता है जिसको एचटीएमएल साइट मैप, जिसको यूजर्स भी देखते हैं, जो कि हम साइट पे भी दिखाते हैं। ओके, दिस इज साइट मैप। ये जो एचटीएमएल साइट में देखिए, ये यूजर्स के लिए भी है। यहाँ से यूजर्स दे कैन नेविगेट द टॉपिक्स, लाइक अगर आप देखें यहाँ पे मैंने ब्लॉगिंग का एक सेक्शन बना दिया। यहाँ से यूजर्स ब्लॉगिंग अराउंड जो भी टॉपिक उनको रीड करना है दे कैन गो यहाँ पे। फिर अगर आप देखें एसईओ का मैंने एक पूरा सेक्शन बना दिया, यहाँ से अगर उनको जो एसईओ के टॉपिक्स हैं, जो भी इनके इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिस टॉपिक पर उनको इन्फॉर्मेशन लेंगे, तो ये आपका एक एचटीएमएल साइट मैप का सैंपल है।
मतलब ये जो HTML साइट मैप है, यहाँ पे हमने जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हैं उनको सबको लिंक कर दिया, और यहाँ से यूजर जाके जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखनी है या जिस टॉपिक पे देखना, दे कैन सी फ्रॉम हियर। तो ये हमारा साइट मैप्स वाला पार्ट था। सो ये सब हमारे पास ना टेक्निकल में पार्ट थे। अगर आप देखें, जो हमारे पास टेक्निकल में जो हमारे पास पेज स्पीड वाला था, और हमारे पास स्ट्रक्चर डेटा था, कैनिबलाइजेशन था, XML साइट मैप्स, ये सब चीजें थी। विद दिस वी आर डन विद दैट टेक्निकल वाला पार्ट एज वेल। एंड लास्ट थिंग जो मेरे पास है, मैंने बहुत सारी फ्री बुक्स लिखी है। उस अभी रिसेंटली मैंने क्या किया, मैंने ब्लॉग स्पेसिंग पे आई रोट 3 प्रीमियम ई बुक्स। वन इज अबाउट SEO, वन इज अबाउट ब्लॉगिंग, वन इज अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग। तो जो ये आप यहाँ पे जो स्क्रीन में देख, दिस कॉल्ड द SEO प्लेबुक। तो ये मैं आपको जस्ट दिखा भी देता हूँ। इफ यू वांट टू सी, यू कैन गो ebooks.blogspacing.com। तो यहाँ पे हमने सारी जो हमारी ई-बुक्स हैं, विच आर प्रीमियम ई-बुक्स, वो सब लिस्टेड हैं। सो फ्रॉम हियर यू कैन सी देम, यू कैन डाउनलोड देम एज वेल इफ यू आर इंटरेस्टेड। सो फर्स्ट बुक दैट्स कॉल्ड SEO। अगर आप SEO को डिटेल में जानना चाहते हैं, SEO के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, SEO में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या फिर अपनी वेबसाइट का SEO करना चाहते हैं, तो यू कैन गो फॉर दिस थिंग। एफिलिएट मार्केटिंग, मतलब इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मेकिंग मनी थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग चैनल, you can give a try to this ebook. And the last one is keyword research, which is part of again SEO. So if you want to know what kind of keywords people are actually searching, so you can know more about these things from this ebook. If you buy SEO ebook, you will get that keyword research ebook free as part of this. So this was about the ebook. We are actually selling it for 1500 types here, and if you are interested, you can use the promo code that webinar 999 to get this ebook for 999 if you're interested. So you should go for this ebook in case you want to learn more about SEO and all. So there are lots of things will be covered, like there are lots of bonuses you'll be getting as apart from the main ebook into this. Yeah, this was all about today's session. Thank you so much, guys.